है, मुझे बताइए कि माइक हाथ में लेना होगा या ऐसे बोल? ओ ठीक है। और आप इसका वो स्नैप ले लें अपने, उसके बाद फिर ये नीचे कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अव्वाब है और मैं यूनाइटेड नेशंस के एक ऑफ़िस में ह्यूमैनिटेरियन वर्कर के तौर पे काम करता हूँ। तो ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है और जब ट्रैवलिंग नहीं होती तो हमने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है जिसमें हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी इज़ माई पैशन। और आज के सेशन का मकसद ये था कि हम फ़ोटोग्राफ़ी के उन एस्पेक्ट्स पे बात करें जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे पास चूँकि सभी के पास कैमरा हम वक्त अवेलेबल होता है, कभी भी आप निकालते हैं कैमरा और तस्वीर ले सकते हैं। तो इस सहूलत के साथ अब चैलेंज ये है कि एक अच्छी तस्वीर कैसे बनाई जाए। पुराने ज़माने में ये होता था कि तस्वीर कभी कभार बना करती थी तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स को बुलाया जाता था और वो एक पोर्ट्रेट बनाते थे। वो पोर्ट्रेट ज़ाहिर है कि प्रिंट किया जाता था और घर में फ्रेम करके लगा लिया जाता था। वो तस्वीर शायद कभी 5 साल बाद 10 साल बाद बनाई जाती थी। लेकिन अब यह है कि हर रोज़ आपकी दसियों तस्वीर बनती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ करियर यू हैव, सिचुएशन यू हैव। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं। अभी आज इस सेशन में न जाने कितनी तस्वीरें बनेंगी, लेकिन उनमें से कितनी तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें आप प्रिंट आउट कर सकें और फ्रेम कर सकें और दसियों साल तक अपने घर में आप उसे सजा सकें। तो वो कौन सी तस्वीरें होती हैं, उन तस्वीरों की क्या खुसूसियत होती है जो इस क्वालिटी की होती हैं कि यू वांट टू प्रिजर्व देम। तो एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन तस्वीर में, दैट इज़ कंपोजिशन, कि उन्हें कंपोज कैसे किया जाता है। हम इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि ये लेक्चर नहीं है, वन साइडेड गुफ्तगू नहीं है, आपको उसमें एंगेज होना होगा, तो हम आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे। तो फ्रॉम राइट हैंड आप अगर इन्हें माइक दे दें कि कौन लोग हैं। अच्छा, इसमें हमारा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आप अपना नाम बताइए और व्हाट मोटिवेटेड यू टू अटेंड दिस वर्कशॉप। आप इस वर्कशॉप में क्या सोच के आए हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी प्लीज़। मेरा नाम मोहसिन शेख है और मैं अपने अब्बू के साथ आया हूँ। और मोटिवेशन ये थी कि आई ऑब्वियसली पोस्ट फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर, तो कुछ आई कुड लर्न सम बेटर टेक्निक्स टू एंगेज माई ऑडियंस के, मतलब कैसे लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगती है। तो बाबा ने कहा था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम आ सकते हो मेरे साथ, तो आ जाओ। तो मैंने कहा कि ज़रूर आ जाओ। मोहसिन, आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ जो कुछ सीखा है जी जी, वो बाबा की ज़बरदस्ती थी हमें जहाँ जहाँ लेके गए। तो यू आर अ वेरी लकी मैन। थैंक यू। सारा मलबा बाप पे डाल दिया। My name is Sheikh Muhammad Ali and I'm his father, Mohsin's father. What motivated me to attend this workshop, of course, is Dr. Awwab. उनसे रिश्ता काफ़ी पुराना है HEC का, when we used to work together. But I've been taking photographs since 1978. But I still feel that I'm a hopeless photographer. So I thought that maybe I could learn something here. Oh, Sheikh Saab is a wonderful photographer. He has been with us in many photo walks. सर इम्तियाज़ अहमद नाम है मेरा और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, और शौक़ है मुझे फ़ोटोग्राफी का एंड वीडियोग्राफी का। बस ये है सर। थैंक यू। ज़फ़र आलम ख़ान मेरा नाम है। तो मैं इधर आता रहता हूँ देखने के लिए। मुझे तो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है आपको सुनने का। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। जी, जवाद निज़ामी नाम है मेरा और मैं जो मैंने देखा कि जो बैनर मुझे रिसीव हुआ था TBH की तरफ से, तो मैंने कहा कि इसको मैं अटेंड करके देखूं कि शायद माइट बी पॉसिबल कि मैं ज़्यादा बेहतर तौर से शूट कर सकूं और चीज़ों को समझ सकूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कम्युनिकेशंस की मुख्तलिफ फील्ड से है। तो मेरे लिए शायद बेहतर होगा कि इसको अटेंड करूं। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। वेलकम सलाम। मेरा नाम सफ़ी है और बड़ा प्रेस के ऊपर नाम है ऊपर टॉप पे हम फोकस कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीर है और मोटिवेशन जो इस वर्कशॉप की है वो ऐसा कह लें फ़ोटोग्राफ़र लर्निंग है कि कुछ नया सीखने को मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान नदीम है और फ़ोटोग्राफी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और इस वर्कशॉप को अटेंड करने का मकसद ये था कि आपके साथ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरुल हक है। इट्स डिफरेंट बट मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आर्ट थेरेपी के अंदर मैं इसको इन्वॉल्व करता हूँ इन चीज़ों को। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं HTP हमारा एक होता है प्रोसेस, उसमें मैं कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। एक्सीलेंट, आई टोटली एग्री। आर्ट इज़ ए थेरेपी। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं भी यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में काम करता हूँ सर के साथ ही। मेरी मोटिवेशन एज अ फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं है क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मैं एज जो अच्छी तस्वीर होती है तो मैं चाहता हूँ कि उनको देख के मैं उस पर कमेंट कर सकूँ एज अ क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। यू वेलकम। हेलो, मेरा नाम अब्दुल्ला रऊफ़ है। 22 साल का हूँ। 3 से मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की है। घर में एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था, उससे फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पोस्ट करता हूँ। आधे लोग देखते भी हैं, फैमिली वगैरह, आधे बोलते हैं कि तुम किसी भी चीज़ की ले लेते हो और आधे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बस कोशिश है कि बेहतर टेक्निक सीखूँ यहाँ पर। मेरा नाम जाफ़र है, मैं ब्लैक होल लाइब्रेरी का मेंबर हूँ। अक्सर सेशन में आना होता है तो आज भी आया हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज ये वाला ये सेशन भी अटेंड करूँ, इस वजह से मैं आ गई। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी नदीम शरीफ है, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं तकरीबन 45-50 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। फैमिली ट्रैवल करना, जहाँ जाना तस्वीरें खींचनी, बहुत तस्वीरें खींची। अभी मैं रिटायर होकर आ गया हूँ। यहाँ आके मैंने एक इस्लामाबाद कैमरा क्लब वाले हैं उनके साथ मेंबर बन गया हूँ। तो हम लोग अपना फ़ोटोग्राफी करते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं और कभी कभी 1-2 दफ़ा हमने एग्जीबिशंस भी की हैं, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह अपने आप को इम्प्रूव करूँ। जी, अब ये देखें कितना बड़ा इम्तिहान है कि इतने सीनियर फोटोग्राफर के सामने प्रेजेंट नहीं, करना। मैं आई एम नॉट अ सीनियर फोटोग्राफर। मेरी एज ज़्यादा है बस। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैंने फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम सर। अच्छा, आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक पुरानी बॉम्बे की तस्वीर, गालिबन मिड 19th सेंचुरी की, और एक बहुत रीसेंट तस्वीर जिससे आप फेमिलियर होंगे। सर आगा ख़ान की रहलत के बाद प्रिंस रहीम नए इमाम हैं और इनका एक फैमिली पोर्ट्रेट। तो अगर आपको इन 2 तस्वीर में कुछ डिफरेंस नज़र आता है और आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है आपके लिए? नदीम साहब प्लीज़। अब मैं असल में यहाँ पे चूँकि क्लोज़ खड़ा हुआ हूँ तो मुझे सभी के शूज़ नज़र आ रहे हैं। तो खैर, हमारी वर्कशॉप चूँकि कंपोजिशन इसका टॉपिक है, तो कंपोजिशन वाइज सर कोई चीज़ आपको स्ट्राइकिंग लगती है इन 2 तस्वीर में जो डिफरेंट हो? इसमें जो राइट साइड ऊपर है बहुत खाली है। इसकी राइट साइड ऊपर टॉप बहुत खाली लग रहा है। नेगेटिव और ये स्पेस जो है बहुत ना, ये ज़्यादा। बिल्कुल मिडल में हर चीज़ इसकी बहुत ही सेंटर, और इसमें लगता है कि आप एक साइड भी देख रहे हैं तस्वीर में, तस्वीर को मिडिल में देख रहे हैं। ये तस्वीर आपको लगता है कि आप यू आर लुकिंग इन द सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जी शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पुराना जो स्टाइल था, मियाँ बीवी कह लें, प्रेज्यूमेबली हस्बैंड एंड वाइफ है, एक डिस्कनेक्ट है उनमें। इस तस्वीर में एक कनेक्शन नजर आ रहा है, लाइक हाउ क्लोज दे आर। क्या बात है। द स्माइल ऑन द वुमन्स फेस। वाह। एंड लेफ्ट पे जो आपको वो फ्लावर का अरेंजमेंट नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। आई डोंट नो किस खास तौर पे रखा गया है, महज इत्तेफाक है। डेफिनेटली, नो, नथिंग इज बाय चांस। एंड इट इज इंटेंशनल।
फैमिली टाइज नज़र आ रही हैं, जिस तरह से बच्चे को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ बच्चे ने सिर्फ हाथ रखा हुआ है, लेकिन कनेक्टिविटी वो मिस कर रहे हैं. दैट वाज वेरी टिपिकल ऑफ द ओल्डर जी एरा, इफ आई मे. हाँ, देखिए, हम जो भी ख्यालात, जो भी हम सोच रहे हैं इन दो तस्वीर के बारे में, वो कुछ ना कुछ अल्फाज के साथ है ना. ह्यूमन की पावर ये है कि वो सोच सकता है और उसके पास वोकेबलरी होती है. आज मुझे यकीन है कि आपकी वोकेबलरी में 14 वर्ड्स ज़रूर ऐड होंगे. ये आपके पास जो चीट शीट है, इसी में से आपने आज 14 वर्ड्स याद करके जाने हैं. वो कौन से 14 वर्ड्स हैं जो यूज़ करके आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकें, क्रिटिकली अप्रिशिएट कर सकें, बता सकें कि मिड 19th सेंचुरी और एक मॉडर्न तस्वीर, एक पोर्ट्रेट में कंपोज़र ने, फोटोग्राफर ने किन चीज़ों का ख्याल रखा है और कैसे इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है. तो आई एम श्योर कि आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन आज जब आप, मेरा ख्याल है कि हम ऐसा करेंगे कि सेशन के एंड में इन्हें दोबारा डिस्प्ले करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे ऑडियंस में से कितने लोग कितनी अच्छी वोकेबलरी के साथ क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं जी. अच्छा, अब ये कंपोजिशन है क्या? कंपोजिशन बहुत मज़ेदार चीज़ है. आपने म्यूज़िक में कंपोजिशन का वर्ड सुना? म्यूज़िक को जो स्वीटनेस, जो मेलोडी उसकी बनाती है, दैट इज़ कंपोजिशन. अदरवाइज टू टाँ टी टो आप हर वक्त रोड के शोर में भी सुन रहे होते हैं. ऐसे ही है, ऐसे ही है. अच्छा, जब आप स्कूल डेज़ में थे, लैंग्वेज में आपको कंपोजिशन पढ़ाई गई थी, वो क्या चीज़ थी कंपोजिशन? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. एग्जैक्टली. मैं कहता हूँ कि जी, आई ब्रोक माई ग्लासेस. आई इज़ ए सब्जेक्ट, ब्रोक इज़ ए वर्ब, माई ग्लासेस एन ऑब्जेक्ट. इसे कहते हैं SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में ये पैटर्न, SVO पैटर्न हमेशा चलता है. अच्छा, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है, ये हो नहीं सकता कि आप इस अरेंजमेंट, इस कंपोजिशन को ब्रेक कर दें और बोल सकें. ऐसे ही है, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. मैंने क्या कहा? आई ब्रोक माई ग्लासेस. अगर मैं इसकी कंपोजिशन बदल दूं और इस SVO का ख्याल ना रखूं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ग्लासेस ब्रोक माई आई. अच्छा, उस वक्त आई से आप ये वाला समझेंगे, ये वाली आई है ना. एक तो देखें कंपोजिशन बदली है, लेकिन जब मैंने कहा था आई ब्रोक माई ग्लासेस, तो उस वक्त आई कौन था? और जब मैंने कहा कि ग्लासेस ब्रोक माई आई, सिर्फ कंपोजिशन की तब्दीली से लफ्ज़ आई में कितनी बड़ी चेंजेस आ गई, राइट? और पूरा स्ट्रक्चर बदल गया. दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी भी एक, आप लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं ना कि विजुअल्स भी एक लैंग्वेज है ना. विजुअल्स एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी हमें सर्टेन कंपोजिशन का ख्याल रखना है. तो हम जिन रूल्स की बात करेंगे, आज देखेंगे कि किस तरह ये रूल्स आपकी कंपोजिशन को खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, स्लाइड्स आपने खुद पढ़नी है, मैं पढ़ने में बहुत बुरा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा. ठीक है. हाँ, एक इसमें पॉइंट हम मिस ना कर जाएं. एक तो ये है कि कंपोजिशन में आप जाहिर है कि फ़्लो का ख्याल रखते हैं, और उससे भी पहले एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका फिक्सेशन है कि आप अपने ऑडियंस को किस जगह पे उसकी नज़र को लाना चाह रहे हैं. पहले आप उसकी फिक्सेशन करवाएंगे, अट्रैक्ट करवाएंगे, और फिर उसका आप एक ट्रैवल, उसकी आइज़ का ट्रैवल शुरू करवाएंगे और कहाँ आप लीड करना चाह रहे हैं. प्रिंसिपल्स पे आते हैं. ये जो चीट शीट आपको दी गई है, इसमें भी आप देख लीजिए. पहला जो प्रिंसिपल है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गालिबन, वो है सिमेट्री. सिमेट्री आपको नेचर में कई चीज़ों में नज़र आती है. सबसे अच्छी जो नेचर में सिमेट्री की मिसाल है वो बटरफ्लाई है. एक तस्वीर देखते हैं. बटरफ्लाई के दरमियान में आप लाइन खींचें, उसका ये वाला फ्लैप और वो वाला फ्लैप एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे. इसका सर उर्दू में भी बड़ा अच्छा इसका तर्जुमा है. जी. लफ्ज़ है तनासुब. तनासुब सिमेट्री जो है ना, तनासुब उसे रिफ्लेक्ट करता है. जी, मैं वही कहने वाला था कि प्रोपोर्शन एक हद तक उसे कवर करता है. सिमेट्री के लिए कोई और उर्दू का वर्ड? अच्छा, नहीं, तनासुब कहते हैं हिसाब से है ना.
हाँ, एक एस्पेक्ट जाहिर है, बैलेंस भी एक सिमेट्री का एक एस्पेक्ट बैलेंस है, तनासुब प्रोपोर्शन एक एस्पेक्ट है, ठीक है, तो यू आर राइट, ठीक है। पिज्ज़ा अच्छा, मुझे जो अच्छी बात लगी, आप अगर उस पे जाएं तो यहाँ पे जो आपको वो सिमेट्री नज़र आ रही है, वो इसे हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, कि दो साइड्स हैं दोनों सिमेट्रिकल एक दूसरे से। लेकिन जो पिज़्ज़ा आप अक्सर खा रहे होते हैं उसकी सिमेट्री रेडियल है, यानी अगर आप मैं कुछ शीट दूँ, सॉरी, अगर इस शीट पे पिज़्ज़ा बना हुआ अगर तो बटरफ्लाई बनी हुई है, मैं इसे फोल्ड करता हूँ तो बटरफ्लाई का एक फ्लैप जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वो ऐसे ही नज़र आ रहा होगा, बाइलैटरल होगा। लेकिन पिज़्ज़ा के लिए अगर मैं ऐसे इसे नॉर्मली 8 स्लाइसेस होते हैं पिज़्ज़ा के, मैं 8 स्लाइसेस में फोल्ड कर दूँ तो वो सारे स्लाइसेस तब भी एक जैसे ही लग रहे होंगे, मोर और लेस एक जैसे, एटलीस्ट विजुअली, ठीक है। विजुअली आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल काउंटिंग नहीं कर रहे, लेकिन जनरली वो सिमेट्रिकल है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस्लामाबाद में रहते हुए पाकिस्तान मॉन्यूमेंट चले जाएं, व्हाट अ वंडरफुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नो, है ना? हाँ, और हम सब इंट्यूटिवली पता नहीं क्या है कि जब जाते हैं तो जो पहला शॉट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? सिमेट्रिकल शॉट ले रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अब हमें क्या करना है। लेकिन सिमेट्रिकल शॉट मेरे ख्याल है सभी लेते हैं, और अच्छा असूल है कि आप जाते पहला एक सिमेट्री ह्यूमन आई समहाउ पहले सबसे पहले सिमेट्री ही को तलाश कर रही होती है, और जब सिमेट्री नहीं मिलती तो फिर वी आर शॉक्ड, और उस शॉक में सम टाइम इंटरेस्ट होता है और सम टाइम में इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाता। तो हम वो भी रूल्स देखते हैं कि कौन से रूल हैं जिससे उसमें हमें अंग्रेज़ी वाला शौक पैदा होता है और कभी उर्दू वाला शौक पैदा होता है दोनों। F9 पार्क, तो सिमेट्री आपको दोनों वही बटरफ्लाई वाली बाइलैटरल सिमेट्री एटलीस्ट आपको नज़र आ रही है कि दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं, और पर्सपेक्टिव इसमें बड़ा खूबसूरत बनता है कि पहले वाली आर्च आपको बड़ी नज़र आती है, उसके बाद ग्रेजुअली वो छोटी होती जाती हैं इन ए वेरी सिमेट्रिकल मैनर। रोम कौन सी जगह ये? वेटिकन सिटी, ठीक है। चर्च, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आई वेंट देयर इन December 23, तो जब मैं एंटर हुआ तो आई स्टूड इन ऑ। तो मे बी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सिमेट्री इज टू क्रिएट दिस ऑ एंड दिस सेंस ऑफ पीस, द सेंस ऑफ हार्मनी। तो बल्कि उन्होंने फ़र्श पे मार्क भी किए हुए हैं ना, मतलब अब जो डोम के नीचे खड़े होते हैं तो एग्जैक्ट उसके नीचे एक उन्होंने सर्कल मार्क किया हो, यू कैन स्टैंड इन द सेंटर और रेज योर कैमरा, और बिल्कुल एक सिमेट्री का लाभ वो राउंड शेप में उसका डोम की तस्वीर ले सकते हैं। तो मे बी दे वांट टू मेक यू रियलाइज कि दिस सिमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, और मेक यू फील दैट पीस दैट यू फील अंडर द डोम एंड दोस सिमेट्रिकल शेप्स। तो जब हम ये 14 रूल्स डिस्कस करेंगे, हम साथ साथ एक चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हैं, क्या कौन सी मीनिंग अचीव करना चाह रहे होते हैं। कोई और चीज़ आपको नज़र आती है इसके अंदर कि हम सिमेट्री, ये जो सिमेट्रीज हम यूज़ करते हैं, क्या अचीव करने जा रहे होते हैं? कवर करते हैं हम चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वाइडर एंगल में उसको कवर कर सकें। जी बिल्कुल, हम एक सिमेट्री को कैप्चर करने का अच्छा इन्होंने तरीका बताया कि आप वाइड एंगल यूज़ करते हैं। वाइड एंगल सभी को मालूम है मेरे ख्याल है, या किसी को कोई क्वेश्चन कोई बता, यू कैन स्पीक इन बिटवीन, मतलब बात करने में कोई हर्ज नहीं है, दिस इज़ इंटरेक्टिव सेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यस, अगर आप 35 मिल यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेजुअली आपके जो कॉर्नर्स हैं वो जी डिफरेंट। अब ये मेरा जो शॉट है ये 24 मिल पे शूट हुआ है, तो लेकिन वो 24 मिल चूँकि अच्छी क्वालिटी का है
तो उसने कॉलम्स को टेढ़ा नहीं किया, अदरवाइज वो ग्रेजुअली उनमें वो डी शेप होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये से के 14 मिल होता, जी वो ऐसे होना, अभी भी वो पर्सपेक्टिव वजह से टेढ़े हैं, लेकिन उसकी लाइन में टेढ़ापन नहीं है। बट वो फिश आई इफेक्ट आना शुरू हो जाता है समटाइम्स, बट जब भी आएगा फिश आई इफेक्ट वो रहेगा सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड पे वही वाला डिस्टॉर्शन आएगी। लें जी, पहला रूल, और हम करेंगे ये कि सेशन के मिडल में हम कहीं रुक जाएंगे और देखेंगे कि कितने रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक योर कैमराज और इवन योर मोबाइल कैमराज रेडी, विल टेक सम शॉट्स। दूसरा रूल, रूल ऑफ थर्ड्स। किसी के लिए नया है ये रूल? अच्छा, देखिएगा इसमें होता क्या, ये बहुत मज़ेदार रूल है। इस रूल में करना क्या है आपने, करते ये हैं कि आप अपने कैमरे में अगर आपने ऑप्शन ये ऑन नहीं किया हुआ तो आप ऑन कीजिएगा। आपका जो भी मॉडल है जस्ट गूगल इट कि हाउ टू टर्न ऑन दी रूल ऑफ थर्ड्स ग्रिड, तो वो कैमरे में ऑप्शन निकल आएगा और एक रूल ऑफ थर्ड्स की ग्रिड आपके कैमरे के उस पे डिस्प्ले पे आनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा होता है, 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल, 2 लाइंस वर्टिकल, और उसके नतीजे में जो रेक्टेंगल्स बनते हैं सारे इक्वल होते हैं, सारे एक साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो करते क्या है कि जो इंट्यूटिवली अभी हमने कहा कि आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं और शूट कर लेते हैं, अब आपने करना ये है कि थोड़ा सा एक नया तजर्बा करना है। सब्जेक्ट को आप इन लाइंस के कहीं के साथ अलाइन कर देंगे, एक। दूसरा, इन लाइंस के जो इंटरसेक्शंस हैं उस इंटरसेक्शन में कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रख देंगे। एक टर्म आप एक याद कर लीजिए जो कभी भी अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है, POI, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमेशा ये देखिए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस जगह पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तस्वीर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ फेस, और फेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका आई आ गया, तो आप कोशिश कीजिए कि आई को इन लाइंस के इंटरसेक्शन पे रख लें। अच्छा, ये कोई मैथमेटिकल इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रिसीजन के साथ रखा जाए। नदीम साहब ऐसे ही है ना, आप अपनी कंपोजिशन को देखिए, उसके नज़दीक भी रख लें। अब ये कोई बहुत ज़्यादा उसने बिल्कुल एन उसके ऊपर नहीं रखा। अभी हम आगे भी तस्वीरों को एनालाइज करेंगे। जी सर। अच्छा। यानी हर एक रेक्टेंगल पे एक इंडिपेंडेंट हो सकता है। मेरा ख्याल है आजकल जो हम इंस्टाग्राम पे तस्वीरें पोस्ट करते हैं सम टाइम्स वो ये ऑप्शन दे देता है कि आप कट करके इस तरह से करें। जी जिस तरह ये राइट वाले 3, हाँ जी, जो चीज़ इसमें बहुत अच्छी है ना, जो नीचे वाली लाइन है ना, बिल्कुल उसके ऊपर लड़की बैठी हुई है। जी बिल्कुल, विच इज़ वेरी नाइस। जी बिल्कुल। लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पीछे होती ना जी, तो शायद मतलब लेकिन जी, हमारे हर एक की अपनी आई है, अपने टेस्ट हैं। हाँ, एक कैमरा है, ये सब जो तस्वीर होती है ना वो मोबाइल नहीं होता, वो आपकी आई है। मुझे ये पता लगा इतने अर्से बाद। ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम जो ये बात हमने इसका नाम रखा 14 रूल्स, एक्चुअली दीज आर नॉट रूल्स। ये मैं बता दूं, ये हमारी लैंग्वेज की कंपोजिशन ऐसी है कि जब हम रूल्स की बात करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट फ़ौरन जागता है। अच्छा, कोई रूल्स हैं, ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इस तरह के रूल्स नहीं है कि आपने बिजली के सॉकेट में उंगली नहीं लगानी उस टाइप का रूल नहीं है कोई बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है जी, उस तरह के नहीं है, ठीक है। आपके अपना इंटरेस्ट है, ये सिर्फ आपके गाइड्स हैं। अगर मैं कहता 14 गाइड्स तो शायद ज़्यादा अच्छा वर्ड होता, कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जब तस्वीर लें तो इन इंटरसेक्शंस के साथ अलाइन कर लें। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि जो आपका अपर इंटरसेक्शंस थे वहाँ से अलाइन था और लेफ़्ट पे अलाइन था। यहाँ पे राइट पे अलाइन किया है और आपके लोअर इंटरसेक्शन के साथ, क्योंकि तस्वीर की डिमांड ऐसे थी ना, सीन की डिमांड ऐसे थी। उस वाली तस्वीर में आप अगर करते तो बुरा लगता, यहाँ पे इस तस्वीर में अच्छा लग रहा है, इसकी अपनी ब्यूटी है जी। तो मैं ये ले रहा था कि जितना ऊपर स्पेस दी गई है, तो ऊपर नीचे मैं चट्टाने भी जो है ना उतनी ही लेके आता,
ज़्यादा सिमेट्री लगती जी एनिमल है ये मिडल में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज़्यादा सिमेट्री ज़्यादा बैलेंस्ड होती जी बड़ा अच्छा ऐसे होता। जी जी। देखिए नदीम साहब जो बात कह रहे हैं ना, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ठीक है। तो नदीम साहब क्या करते हैं कि इस लेयर को बढ़ा के यहाँ पे ले आते, ठीक है, ये वाली लेयर यहाँ से स्टार्ट होती, तो एक और आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर रहे होते, पॉसिबल था। अच्छा, मैंने जो अपना इंट्रो उसमें बताया भी था कि हम कुछ ओल्ड मास्टर्स की भी पेंटिंग्स को देख सकते हैं ना, कि वो लोग रूल ऑफ थर्ड्स को कैसे यूज़ किया करते थे। अच्छा, ये पेंटिंग मुझे जहाँ तक रेम्ब्रेंट जी रेम्ब्रेंट की पेंटिंग है, और इसमें आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ किया है, लेकिन एज ए गाइड, नॉट एज ए रूल एक्चुअली। ये हमने लोक विरसा वाले मेले पे तस्वीर ली थी अभी, वो कलाशा जो उधर लोग आए हुए थे, और ये I8 का जो ब्रिज है, ये जो ग्रीन कलर का ब्रिज है, इसमें सुबह सुबह हम गए तो वो एक वेंडर जो ये छाबड़ियाँ बेचते हैं, तो ये सुबह पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ ये जाहिर है कि वो बेचने के लिए जा रहे थे। तो ये सीधे मतलब एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ थर्ड्स, दैट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट ना, आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी एस्थेटिक सेंस के मुताबिक। सर जी Because he's going that side, तो हमें वो आगे दूर तक सड़क दिखानी है। वेल ज़बरदस्त नदीम साहब, असल में रूल ऑफ थर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो देर इज़ ए लॉजिक बिहाइंड इट। यू वांट टू कन्वे द सेंस ऑफ एंटिसिपेशन, द सेंस ऑफ मूवमेंट। अगर आप इसे सेंटर में रख लेते, अगर आप इसे इस वाली लाइन के साथ अलाइन कर देते, तो ये सेंस ऑफ मूवमेंट ख़त्म हो जाती। बहुत अच्छे। वन मोर थिंग में जी उसको आप थोड़ा वाइडर रखते हैं। यस, जिस तरह से इनका वो नहीं है उस हिसाब से हम मुझे क्लोज रखते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही पकड़ा है कि क्योंकि हम सेंस ऑफ एंटिसिपेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो हमने नेगेटिव स्पेस उस तरफ रखनी है कि जिस साइड पे मूवमेंट एंटिसिपेटेड है, ताकि वो डायनामिज्म, वो मूवमेंट कैप्चर हो सके। जी जी, वो असल में लाइव चूँकि सेशन जा रहा है, तो जो लोग सवाल करना चाह रहे हैं काइंडली हैंड रेज करें और माइक उन तक पहुंचा दिया जाएगा। श्योर। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोचने के लिए कि मैं इसको किस एंगल पे रखूं, ग्रिड नीचे रखना है ऊपर रखना है, ये इसके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। इसका मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि फॉर ए नाइव पर्सन इट्स सो, बट वो लोग जो प्रोफेशनली तस्वीरें लेते रहते हैं, दे नो ए ट्रिक दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग ये होती है कि आप सुबह 7 बजे I8 के पुल के नीचे जाके बैठ गए, आपको पता है लोगों की मूवमेंट होनी है, आप ज़मीन पे ऑलमोस्ट बैठ जाते हैं, कैमरा अपना, ये इस एंगल से ली गई है तस्वीर, कैमरा अपना रेस करते हैं, उसका डिस्प्ले फ्लिप करते हैं और ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, और तब जाके इमेज आता है। तो दैट इज़ मतलब टेकन थ्रू फिशिंग। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली वो आया और हमने ले ली, तो वी वर एक्सपेक्टिंग हिम देयर। लेकिन सर मेरा ख्याल से इनका क्वेश्चन ये था कि जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं जी, तो वो समझे 1 सेकंड में इस पूरे फ्रेम को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने उस फ्रेम में उनको प्लेस भी करना है, आपने उस मोमेंट पे क्लिक करना है, तो दैट डिमांड्स प्रैक्टिस। अच्छा, और ये नहीं कि बस्ट शॉट्स बस लेते रहे और उसमें एक सिलेक्ट कर लिया। बस्ट शॉट वाला ऑप्शन भी है, लेकिन ये साइकिल पे बुजुर्ग आदमी जा रहे थे, इसके लिए मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बस्ट शॉट लिया हो, ज़रूरत ही नहीं थी। जी हाँ, स्पीड इतनी नहीं थी कि बस शॉट की, लेकिन बस शॉट वाला ने बड़ा अच्छा किया कि जब आपको ये शक हो कि आप नहीं ले पाएंगे तेज़ी से, तो आप बस शॉट पे भी जा सकते हैं। इसमें हम और भी, अगर इनकी स्पीड ज़्यादा होती तो हम वो पैनिंग भी कर सकते थे, खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बात लंबी हो जाएगी। ये मुजफ्फरगढ़ का शॉट है, तो इसमें भी हमने रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश की है, तो लेकिन नॉट मतलब विद द मैथमेटिकल प्रिसीजन। कितने रूल्स हो गए?
अभी तक 2 हुए हैं और टाइम कितना हो गया तो हाफ एन आवर, मुझे नहीं लगता कि हम 14, क्या ख्याल है तेज़ी से चलें 14 कवर करें या मेरे ख्याल है गो विद द फ्लो जैसे चल रहा है, ठीक है। हम 14 नहीं भी कवर कर पाएंगे 2 घंटे में, खैर है। तो रूल ऑफ ऑड्स, अच्छा स्लाइड्स मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, स्लाइड्स आपने खुद पढ़नी है, मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि आप जब कभी किसी कैफ़े पे जाके बैठते हैं, 2 लोग इकट्ठे मिलके कॉफ़ी पिए ज़्यादा मज़ा आता है, 3 लोग इकट्ठे मिलके कॉफ़ी पिए? कि दूसरा कौन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा संभव मैं आई वाज थिंकिंग कि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है कि जब हम वो 3 सम कॉफ़ी पीते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब वो गपशप में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब नेचर में कुछ है। अच्छा फिर नेचर में बहुत सारी चीज़ें मैं अभी दिखाता हूँ कि पत्तियाँ, मतलब फूल की पत्तियाँ वो 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 9 होंगी, 11 होंगी। आपने कभी नोट किया है जो आजकल बड़ा सिट्रस हमारे मुल्क का तो बेस्ट सिट्रस है, आप नारंगी पहले हुआ करती थी, अब नारंगियाँ कम मिलती हैं, लेकिन स्टिल जो भी ऑरेंज की टाइप हो आप खोलें तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑड नंबर्स में उसकी फाड़ियाँ निकलती हैं। तो नेचर में कुछ ऐसा है कि ऑड नंबर्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। तो मुझे लगता है कि जब 2 होते हैं तो 2 अगर आप सब्जेक्ट बैठे हुए हो ना तो दे सीम टू बी इन कंपटीशन विद ईच अदर, विच इज़ ए गुड थिंग। लेकिन जब 3 होते हैं तो उनकी एक सिमेट्री बनती है जो आइज़ के लिए बहुत प्लीजिंग होती है। लेट्स सी, शार्प इमेज नहीं है, मेरा अपना नहीं है ये, मैं जस्ट लिया तो। अच्छा, अब ये 2023 का लास्ट सन था ना, तो हम लोग पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे गए और हमने कहा इसको सन को शूट करना चाहिए, तो ये बाबा जी मिल गए, हमें दुआ कर रहे थे। बट द पॉइंट इज़ कि जब मैंने फ्रेम बनाया तो आई मेड ए पॉइंट कि उसमें 3 आर्चेस आए, ठीक है, यूजिंग द रूल ऑफ ऑड्स। फिर इसी तरह से अभी वो सनोबर की किताब का हमने टाइटल शूट करना था, तो उसके लिए हम लोग सैदपुर विलेज गए। वो मंदिर जो है, इसका नाम क्या है, साधु मंदिर का नाम किसी को याद है? एनीवे, तो हाँ मंदिर का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आया। खैर सैदपुर विलेज वाला एवरीबॉडी नोज इट ना। तो उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो देखिए कि वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो 3 उसके शुरू में ना ये एंट्रेंसेस 3 ये आर्चेस हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉमन हमारी कई बिल्डिंग्स में। इसी तरह से हमारे जो कई एक आप अगर तारीख़ी इमारत सोचें तो एक बड़ा डोम होगा, उसके साथ 2 छोटे होंगे। तो रूल ऑफ ऑड्स हमारे आर्किटेक्चर में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल है क्लियर है रूल ऑफ ऑड्स पे। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नहीं। देन इज़ रूल ऑफ स्पेस। अच्छा, स्पेस की बात होती है तो आपके जहन में शायद एस्ट्रोनॉट्स आना शुरू हो जाए। ये वो वाली स्पेस नहीं है, ये वो स्पेस है जो हम फ्रेम के अंदर, हम 2 तरह की स्पेस की बात करते हैं, एक नेगेटिव स्पेस और एक पॉजिटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस है जो सॉर्ट ऑफ एम्प्टी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो टोटली एम्प्टी हो, उसमें कुछ ऐसे होते हैं लेकिन इनसिग्निफिकेंट, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, राइट। पीओआई हमारा उसमें नहीं होता। पीओआई हमारा कहाँ पे होता है? हमारी पॉजिटिव स्पेस में। तो कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, उससे हमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। लीजिए, तो इसमें नेगेटिव स्पेस ऑलमोस्ट आई वुड से कि 90% या मोर देन 90%, और जो पॉजिटिव स्पेस है जस्ट 10%। तो मिनिमलिज्म का भी एक ही एक्सप्रेशन है, और ये है कि इसमें स्पेस का बहुत अच्छा यूज़ किया गया। अच्छा, नेगेटिव स्पेस को वैसे ही लोग नेगेटिव कहते हैं, इतनी नेगेटिव है नहीं वो, क्योंकि अगर नेगेटिव स्पेस नहीं होगी तो पॉजिटिव स्पेस पे आपकी नज़र कैसे जाएगी। तो इस सब्जेक्ट को जो इतना इम्पॉर्टेंट बनाया है वो असल में उस स्पेस ने बनाया जिसे आप नेगेटिव कह रहे हैं। अगर ये सारी स्पेस भरी हुई होती, दरख्त, पहाड़, जंगल, मंगल, फूल शूल, तो ये बेचारा तो कहीं नज़र ही ना आता। तो आपका जो पॉजिटिव स्पेस है वो मदयून एहसान है नेगेटिव स्पेस का। रूल 2 और 4 सेम नहीं है, दोनों में स्पेस ज़्यादा। हाँ, इनमें ओवरलैप होगा, कुछ चीज़ों में ना ओवरलैप आपको नज़र आएगा, लेकिन रूल 2 आप क्या था हमारा? 2 और 4 इसमें भी अगर हम ग्रिड बनाए तो वही बना। हाँ, अच्छा, क्या एक तस्वीर में आप एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, मल्टीपल रूल अप्लाई हो सकते हैं। तो यू आर राइट कि रूल ऑफ थर्ड्स, और ये यहाँ पे वो भी अप्लाई हुआ है। इसी तरह से तस्वीर ऐसे ही आप एक नज़र डालते हैं, जो पहला
पहला इंप्रेशन, पहला जो इमोशनल स्टेट आपके जहन में आती है, व्हाट इज़ दैट? कि इमोशनल स्टेट इसमें कौन सी एक्सप्रेस हो रही है इस तस्वीर में? एम्प्टीनेस, तन्हाई, लोनलीनेस, ठीक है। किस चीज़ ने ये वाली सेंस कन्वे की है? नेगेटिव स्पेस ने। अदरवाइज अगर यहाँ पे ट्रैफिक, बसेस गुजर रही होती, हवाई जहाज़ उड़ रहा होता, परिंदे चहचहा रहे होते, तो दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। हाँ, ये हमने दरियाए सवात के किनारे तस्वीर ली। तो आप सवात में जब एंटर हो रहे होते हैं तो दरिया के साथ ये जो वो एरिया है। जी हाँ, ये पोस्ट में हमने ऐसे ही थोड़ा सा ड्रामा किया था वरना ये न्यूजीलैंड वाले गीज़र्स बिल्कुल नहीं है, सवात में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हाँ, इस तरह की शरारतें हम करते रहते हैं तस्वीरों के साथ जी। अच्छा, अब देखिए, वो तो था कि हमने मतलब स्पेस बहुत बड़ी दिखानी थी तो इसलिए नेगेटिव स्पेस, लेकिन इट्स सच अ वंडरफुल क्लोज अप बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्पेस। क्यों? एक तो ये बात बिल्कुल कि उस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ हम वो एंटीसिपेशन और वो एम्प्टी स्पेस। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि इस तरह तस्वीरें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कि आप के मिनिमलिस्ट और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका फॉरन फेस एंड देन आई, तो आप क्लियरली ढूंढते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। उस नेगेटिव स्पेस के साथ उसकी इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, अपने सब्जेक्ट को चूँकि हाईलाइट करना चाहते हैं विद द असिस्टेंस फ्रॉम आवर नेगेटिव स्पेस। अदरवाइज़ मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं, इसे क्लोजली क्रॉप भी किया जा सकता है। अभी हमने इसे लैंडस्केप में किया है, आप इसे पोर्ट्रेट में भी कट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का सबको मालूम है ना, अगर मैं पेपर को ऐसे रखता हूँ तो दैट इज़ लैंडस्केप, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये पोर्ट्रेट है। तो अगर मैं इसे कट करके पोर्ट्रेट की फॉर्म में कर दूँ तो दैट इज़ ऑल राइट, दैट कैन बी अनदर ब्यूटी। अगर इसे पोर्ट्रेट में कर देते आप जी, तो फिर हमारे पास ये जो है ना स्पेस, नेगेटिव स्पेस, वो कम हो जाती जी। तो मेरे ख्याल में जब नेगेटिव स्पेस ज़्यादा है जी, तो हम ज़्यादा इसको देख रहे हैं। यस, बिल्कुल। अगर नेगेटिव स्पेस कम हो जाएगी तो पता नहीं, हमें ये नजर आएगा लेकिन उतना अपील नहीं करेगा, शायद उतना अपील नहीं करेगा। आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज के पोस्टर हैं, फैसल बैंक का कभी आप देखिए, बैंक के ऊपर जो उनका छोटा सा एक साइड पे लोगो लगा हुआ है और बाकी सारी एम्प्टी स्पेस, नेगेटिव स्पेस है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप फ़ौरन उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वही लोगो लगा दें और वो नेगेटिव स्पेस ना रखें तो वो वाला बोर्ड शायद आपको नज़र भी नहीं आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओपरा हाउस के नज़दीक ली गई है। तो ख़ातून का रुख अगरचे बॉडी का उस तरफ था लेकिन शी हैज़ टर्न दिस वे ना, तो जिस तरफ वो आई है उस तरफ हमने नेगेटिव स्पेस छोड़ दी है। लें जी, ये वाले रूल जल्दी गुजर गए हैं ना दो तो चलिए, लीडिंग लाइंस क्या होती हैं? तस्वीर के अंदर आपको जो शेप्स नज़र आ रही होती हैं, सबसे बेसिक जो शेप है वो लाइन है। यू नो द शेप्स ना, कि आप जब किस तरह से इसे कहा जाए कि अगर दरख्त है तो विजुअली जो आपको वो नज़र आ रहा है एज ए लाइन नज़र आ रहा है। अगर एक रोड है तस्वीर के अंदर तो जो विजुअली आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे आप बयान कर सकते हैं, शेप की फॉर्म में कह सकते हैं कि दिस इज़ लाइन। तो ऑल लाइंस लीड टू समवेयर, टू सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि हर तस्वीर में लाइंस के साथ ऑब्जेक्ट भी आखिर में एक मौजूद हो जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही हो। समटाइम्स उन लाइंस की अपनी ब्यूटी होती है लेकिन स्टिल दे आर कॉल्ड लीडिंग लाइंस ऑल्दो दे आर लीडिंग नोवेयर। ऐसे ही ना नदीम साहब? तो देखते हैं कि हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जिसमें लीडिंग लाइंस लीडिंग टू ए सब्जेक्ट, दे आर ट्रूली लीडिंग, बट समटाइम्स दे आर नॉट लीडिंग, दे आर जस्ट लाइंस बट स्टिल लुक ब्यूटीफुल। ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, मेरी अपनी नहीं है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें वो कुछ ग्रिल्स लगी हुई हैं इस तरह से और वो उसकी तरफ पॉइंट कर रही है, बट अगली तस्वीर ज़्यादा है। ये हमने सखर में ली थी। अच्छा, ट्रेन गुजर रही है तेज़ी से
कुली इज़ ऑलमोस्ट स्टिल बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स। ठीक, तो ये जो वो ट्रेन का, वो गुजरती हुई ट्रेन का है, तो दिस इज़ ए लाइन फॉर अस, राइट, और दिस लाइन इज़ लीडिंग टू द कुली हु इज़ वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स, तो लीडिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, आप इसमें रूल ऑफ थर्ड्स देख रहे होंगे, है ना, ऑलमोस्ट, कि अपने लोअर वो जो है इंटरसेक्शन पे, वहाँ पे हमने कुली को प्लेस किया हुआ है। तो दिस वाज इंटेंशनल, मतलब हमने पहले से कैमरा लगाया हुआ था, वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, और ये सारा सीन और कुली को भी हमने फोकस किया हुआ था। एक अभी हमने ये फ़ोटो वॉक की थी F9 पार्क में। जी जी, अभी लास्ट वीक मैं आ रहा था लाहौर से, तो मैंने एक तस्वीर ली जी, मतलब ऐसे था कि वो साइड पे दरख्त लगे हुए थे बहुत, और उनके पीछे वो जो है ना सरसों थी। ओके, तो इसमें एक है कि आप उसमें ना जो अपर्चर उसको टाइम, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, तो मैं जब तस्वीर स्टिल ऐसे तस्वीर खींची ना, तो वो ऐसे दरख्त आ गए, दरख्त आ गए, दरख्त आ गए, लेकिन फिर मैंने ना उसे वो टाइम फ्रेम कर दिया। ठीक है, उससे ये हुआ कि सिर्फ सरसों रह गई, आगे एक दरख्त भी नहीं आया, और वो उसका इफेक्ट आया पूरा जैसा ये है ना, इस तरह येलो और ग्रीन, और पीछे दरख्त, मुझे दरख्त कोई नजर नहीं आ रहा था फोटोग्राफ में। वाह वाह, लेकिन बहुत अजीब सी, दैट वुड बी लाइक फॉर 3 seconds अपर्चर। हाँ, तो उसमें सिर्फ येलो आया, दरख्त कोई भी नहीं आया, सारे दरख्त गुजर गए। वाह वाह वाह, हाँ देखिए, मतलब फोटोग्राफी में कितने कमालात होते हैं ना। तो ये इसमें इसकी ब्यूटी, जो पिछली तस्वीर थी हमारी, उसकी ब्यूटी ज़्यादा, इसलिए ट्रेन मतलब में भी गंदी मंदी हो, कुछ हो, लेकिन जब वो उसका हमने उसका मूवमेंट का शॉट लिया है, मेरा ख्याल है इसमें अपर्चर कोई गालिबन 2 या 3 सेकंड हमने ओपन रखा। जी, कैमरा उसमें मैं मूविंग था, आप भी मूविंग थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाकई वो मज़ेदार काम था। हाँ, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो हमने फ़ोटो वॉक की थी, तो इसमें हमें ये बेंच नज़र आया, तो वी कंसीडर्ड दिस बेंच एज लीडिंग लाइंस। ठीक है, और हमने सब्जेक्ट को इंटेंशनली इसके एंड पे बिठाया, सो दैट दिस लीडिंग लाइंस कैन पॉइंट टू द सब्जेक्ट। तो आप जब इंटेंशनली रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो यू आस्क योर टैलेंट टू सिट, मतलब हेयर एंड देयर, और अरेंज देयर पोजीशन इन द फ्रेम। ठीक है, हमने कंपोजिशन की क्या डेफिनेशन की थी शुरू में? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो वी अरेंज द एलिमेंट्स इन अ वे के लीडिंग लाइंस आर यूज्ड इन दिस फ्रेम। माइक जी, दिस पिक्चर सीम्स वेरी नेचुरल। जी, आप बच्चे के देखें, तासुरात देखें जी, तो उसके बच्चे के चेहरे की तरफ देखें, जी बिल्कुल ऐसे ही है, प्योर नेचुरल जी इसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। द किड इज स्माइलिंग, और वो जो हमारे दोस्त हैं नोमान बच्चे का दिमाग साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप गौर करें अगर आप लोग इधर। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। बिल्कुल ऐसे, और फोटोग्राफी का कमाल यही है कि जो चीज़ आप कंपोज कर रहे हैं, वो जितनी नेचुरल लुक लगे उतना ही अच्छा है। बुरानो इटली का एक विलेज है, तो उसमें इस रिवर के ऊपर एक्चुअली एक पुल था, पुल के ऊपर हम खड़े हो गए, और हमें लगा कि ये लीडिंग लाइंस, अब दीज लीडिंग लाइंस आर एक्चुअली लीडिंग नो वेयर ऑलमोस्ट ना, तो टुवर्ड्स इन्फिनिटी में बी, बट इट वॉज ए वंडरफुल सीन। ये है तस्वीर वेनिस के शोर्स पे एक पैलेस, और उसमें राहदारी में ये बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैं अगली तस्वीर में दिखाता हूँ कि किस तरह से लीडिंग लाइंस उनकी तरफ जा रही हैं, प्लस ये फोकस के साथ। लीजिए जी, 14 में से 5 कवर हो गए। हमारे पहले पेज पे कितने रूल्स हैं? 5 हैं। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। लीजिए, अपना कैमरा निकालिए। अच्छा तरीका ये होगा कि हम आपको कोई 3 to 5 मिनट्स देते हैं, उसमें आप अपने कैमरे से इन 5 रूल्स को अप्लाई करें, और जो भी आपका नियरेस्ट पीयर है वो आपके इमेज को देख के टिक मार्क कर देगा कि कितनी टेक्निक्स 5 में से कितनी आपने यूज़ की, और फिर आप उसे मार्क्स दीजिएगा। तो इट्स मतलब
पीयर ग्रुप एक्सरसाइज। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Tell them to move, or they can move around. जी, you can move around, you can leave your seats for 5 minutes. ठीक है? मेरी घड़ी पे एग्जैक्ट 7 o'clock हुए हैं, तो 7:05 पे हम रिज्यूम करेंगे। जी। मतलब इट कैन बी दैट सिंपल कि ये सिर्फ ये देखिए, ये कारपेट की जो लाइंस हैं, दैट कैन बी सिमेट्रिकल लाइंस हैं। आपके बोलने से पहले मैं तस्वीर ले चुका हूँ। जबरदस्त। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे हम 2 मिनट आपने ली तस्वीर? नहीं, आप कोई भी मतलब इन 5 रूल्स को अप्लाई करके कहीं की भी तस्वीर ले लें। मतलब इवन ये जो चेयर्स की लेग्स हैं, दे हैव अ सिमेट्री, ठीक है? और जो रूल ऑफ मॉड्स यूज करके आप ये देखिए इन तस्वीरों को, या ठीक है, रूल ऑफ मॉड्स यूज करके आप ये कर सकते हैं। या जो 3 चेयर्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, कैमरा रेस कर, ठीक है? तो इसके अलावा आपकी बड़ी अच्छी रीडिंग लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं लाइट्स में, तो इफ यू कैन कैप्चर देम। कैमरा लगाओ आँख पे। आपकी तस्वीर मैं वो शीट्स देता हूँ जिसमें वो उसकी तफसील होती है। वो आप अपने पीयर को दिखाएंगे और वो आपको मार्क कर देगा। यही पेपर टेस्ट लेकिन वो आपने रूल ऑफ साइन किया बेहतरीन ये मैंने सब ये है मेरा जो लाइट शैडो सही है, ये अच्छा लाइट मैं आपको इससे मिलती जुलती एक तस्वीर ये मैं इसको जरा देखिए आप जी अप्लाई है ना, उसको बिल्कुल इसी सेंस यस एग्जैक्टली ठीक हो गया ले जी 1 मिनट लेफ्ट। Ladies and gentlemen, please take your seats. Let's resume. Thank you very much. आप अपना एक पीयर तलाश कर लें जिसे आप अपनी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और वो आपकी शीट को मार्क करेंगे। क्या आपने मार्क इस बात पे कर रहे हैं कि आपने कितनी 5 में से कितनी टेक्निक यूज की है। हेलो बस ये एक ही रह गया सॉरी।
बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ठीक है। खाली बैकग्राउंड नहीं है इसमें, तो आपको 5 एम्प्टी स्पेस नहीं है इसमें, नेगेटिव स्पेस मैंने वो आईसीसी के उसमें देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जी जी वो आपने डाली है आईसीसी आई नो वर्चुअली आई नो इट ऑलरेडी जी जी हो गई मार्किंग सबकी। अच्छा मुझे प्लीज़ हैंड रेज करके बताइएगा कि सबसे किसी ने 5 को अप्लाई किया, पूरे 5 टेक्निक्स को, 5 रूल्स को किसी ने अप्लाई किया? प्लीज़ रेज योर हैंड्स इफ़ यू डिड। मोहसिन 1, नदीम साहब 2, ओके 2 ने। 4 को किसने किया? वेरी गुड वेरी गुड। बीर 3 को किसने किया? वेरी गुड शेख साहब। और 2 ओके सफ़ीर। और सर आपका नाम? इम्तियाज़। और 1 और 0 0 वाले। अच्छा जो लोग लेट कमर से, ठीक है ओके चलिए। लेकिन पता क्या अभी हमारे बाकी कितने रूल्स रह गए हैं? कितने रह गए हैं? 9 रूल्स अभी रहते हैं। तो अगला जो कंपटीशन होने जा रहा है हम देखेंगे कि 9 रूल्स को कौन अप्लाई करता है। ठीक है जी आगे चलते हैं। तो एक रूल है फ्रेमिंग। अच्छा इस रूल को फ्रेम विद इन फ्रेम भी कहते हैं। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? ओके थैंक यू। अच्छा किसी को सवाल करना हो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, तो आपके पास माइक ले आएंगे ताकि जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है लोग उसे सुन सकें। थैंक यू। अच्छा अब रूल नंबर 6 क्या है? ये है फ्रेम विद इन फ्रेम। नेचर में हमें बहुत सारे फ्रेम मिलते हैं। सिनेमा में आप बैठे हुए हैं, एक साहब हाथ ऐसे रख के सिनेमा देख रहे हैं, उनके ये वाला एक फ्रेम बन गया, आप इसके अंदर से तस्वीर ले लेते हैं, तो दैट्स अ फ्रेम ना। तो आप इस तरह के फ्रेम नेचर में ढूंढते हैं और फिर ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, आप रिकॉल करेंगे, आपने डेफिनेटली इस तरह की तस्वीरें ले रखी होगी पहले। देखिए एक फ्रेम तो ऊपर है, एक फ्रेम नीचे लाइट से बन रहा था, तो उसके अंदर डॉग की तस्वीर ले ली। हाँ ये हमने शिगर में तस्वीर ली थी। शिगर में क्या था कि हम एक घर में गए हैं, तो कमरा है, कमरे के अंदर ये खड्डी लगी हुई है और उस पर वो कार, अपनी लोकल ज़बान में कहते हैं बकरी के बालों का ना वो कंबल बनाते हैं, वो ही बना रहे थे। लाइट सोर्स कहाँ पे है? सर ये अंदर नहीं लाइट सोर्स से पीछे से आ रही है। ओके जी अच्छा फ्रेम में नहीं है लाइट सोर्स सर। इसका छत पे ना एक वो सुराख करते हैं और वो सुराख बारिश के या स्नो के वक्त वो बंद कर लेते हैं, तो दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। आपको जब भी लाइट चेक करनी हो आप आई सॉकेट देखें, नोज़ का शेडो देखें। आप चूँकि दूर बैठे हुए हैं लेकिन नोज़ का शेडो अगर आप ये देखें ट्राइंगल बन रही है, तो नोज़ का शेडो बता रहा है कि वेयर द लाइट फॉल्स। एनीवे दैट्स नॉट द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज़ कि ये जो फ्रेम अपना खड्डी का अपना फ्रेम था, तो वी टुक द पिक्चर फ्रॉम दिस फ्रेम, मतलब मेकिंग द सब्जेक्ट फॉलिंग विद इन दैट फ्रेम। अच्छा इसमें एक बात डॉक्टर साहब और बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट हम क्या ये जो ये बना रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, ये सब्जेक्ट है या ये जो मेकर है वो सब्जेक्ट है? उनका जो मशीनरी है ये सब्जेक्ट है, जो ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं क्या ये सब्जेक्ट है, या ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये सब्जेक्ट है, ये पर्सन जो है? चूँकि फोटोग्राफर मैं खुद था इसका, तो मेरे लिए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट वो था। जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी हो सकता है लेकिन प्राइमरी हरगिज़ नहीं है, इसीलिए उसकी जो प्लेसमेंट है वो देखिए बड़ी प्रोमिनेंट जगह पर है ना। ये हमने जंग में तस्वीर ली, तो ये आर्च से बनी हुई थी, बरामदा टाइप था, तो उसमें बुज़ुर्ग खड़े हुए थे। तो इसका मेरे पास वो भी है, मतलब एक वाइड शॉट भी है, बट अगेन दिस वाज आवर फ्रेम।
जो हमने जहाँ पे से तस्वीर ली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं ट्रैवल कर रहा था वेनिस से रोम की तरफ, तो ट्रेन के अंदर वो देते हैं आपको पॉडकास्ट की एक्सेस दे देते हैं मुख्तलिफ ना। तो दिस पॉडकास्ट वाज अबाउट फोटोग्राफी, और एक फ़ोटोग्राफ़र बता रहा था कि वो वेटिकन सिटी के सामने, वेटिकन चर्च के सामने एक कासल है, उस कासल पे गया और वहाँ पे एक एरो स्लिट थी पुराने ज़माने में जिसे वो तीर अंदाज़ी किया करते थे। उस स्लिट के अंदर से उसने वो तस्वीर ली। तो आई मेड ए पॉइंट कि व्हेन आई अराइव इन रोम आई विल डू दिस। तो आई वेंट टू दैट कैसल ऑन टॉप, वहाँ पे वो एरो स्लिट से फिर वी मेड ए फ्रेम और टुक दिस पिक्चर। ठीक है, तो इसमें रूल ऑफ ऑड्स भी है एक्चुअली, वो 3 वो जो हैं वो डोम बने हुए हैं इसमें। अगर माइक ले लें प्लीज़। इसमें अगर कैमरा को थोड़ा नीचे किया जाए और उसका एंगल ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि स्पेस फिल्ड है ये बिल्डिंग्स के साथ, तो फिर उल्टा हो जाएगा कि डोम हमारे फोकस में होगा और ऊपर नेगेटिव स्पेस आसमान बनाएगा, यहाँ पर फिल्ड उसमें एम्प्टी होगा। ओके ओके, हाँ वो इंटेंशन अगर आपकी ये हो, डेफिनेटली दैट्स अ गुड आइडिया कि आप नेगेटिव स्पेस ज़्यादा करना अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन फ्रेम को फिल करना इटसेल्फ इज़ ए टेक्निक। ठीक है, तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन योर एस्थेटिक टेस्ट। अच्छा, ये हम अरसलान के साथ गए थे हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब, तो वहाँ पे भी हमें एक इस तरह का वो आर्च मिल गई जिससे हम वो जो मेन बिल्डिंग है उसे फ्रेम कर सकते थे, तो फ्रेम विद इन फ्रेम। तो इसमें मेरे ख्याल है कि मल्टीपल फ्रेम्स हैं। एक हमारी अपनी आर्च है जिसमें हम खड़े हुए थे, देन मतलब एक और स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फिर फर्दर आर्च है, उसमें फिर ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, एक मुस्लिम, एक सिख और एक हिंदू। तो ये थीम इसका था हार्मनी, तो हार्मनी को कैप्चर करने के लिए एक अच्छा फ्रेम था। ये लोक वर्षा में, तो वो एक सुबह सुबह वो जब तैयारी, हमारा कोशिश ये होती है कि हम जब भी फ़ोटो शूट के निकलें अर्ली मॉर्निंग जाएं, तो अर्ली मॉर्निंग अभी वो अपनी तैयारी कर रहे थे, तो अपना वो पगड़ी वगैरह सेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये I9 की एक मोटर वर्कशॉप है, तो उसमें ये पेंट शॉप है एक्चुअली, तो पेंट शॉप के अंदर ये साहब खड़े हुए थे, तो उसकी तस्वीर है। तो आपको डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्ट दिखाने का मकसद ये है कि ये आप सभी के लिए एक्सेसिबल है ना, ये इसी मतलब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में ये सीन्स अवेलेबल हैं जहाँ पे फ्रेम विद इन फ्रेम कैप्चर किए जा सकते हैं। अगर फ्रेम विद इन फ्रेम पे कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो तो, वरना फिर हम लेयरिंग एक और बहुत मज़ेदार काम है। और अभी हमने जो लास्ट एक फ़ोटो वॉक की, उसमें हमने इतवार बाज़ार वाली, उसमें हमने कहा कि हमने 3 चीज़ें कैप्चर करनी है। एक मुख्तलिफ़ किस्म के हेडवियर्स, पगड़ियाँ, लोग किस तरह की टोपियाँ पहन रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग। दूसरा फेस, मुख्तलिफ़ जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और इन दोनों को कैप्चर करना है यूजिंग द कंपोजिशन ऑफ लेयर्स। अच्छा, होता क्या है, नॉर्मली हम जब कोई तस्वीर लेते हैं हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड इनएविटेबल है, अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, यू मेक ए पॉइंट कि सब्जेक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड हो वो बैकग्राउंड आपके सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा हो और आंखों के लिए प्लीजिंग हो। अच्छा, इससे एक जो ऊपर का लेवल है वो लेयरिंग की टेक्निक है। आप क्या करते हैं कि आपके पास मिड ग्राउंड विच इज़ सब्जेक्ट, आपके पास बैकग्राउंड भी है, आप एक फोरग्राउंड भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फोरग्राउंड आपकी तस्वीर को डेप्थ देता है, कैरेक्टर देता है, एडिशनल कैरेक्टर। आप ड्रामा कर रहे हैं, उसमें एक एडिशनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन रिमेंबर कि हमेशा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आपका फोरग्राउंड है या आपका बैकग्राउंड है, हमेशा सपोर्ट वो करेगा आपके मेन सब्जेक्ट को। तो देखते हैं तस्वीरों में ये कैसे हो रहा है। ओके, क्या है कि हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, फोरग्राउंड में हमने एक और साइकिल को रखा हुआ है, इवन ये वाला पहिया भी फोरग्राउंड में आ रहा है, और यू नो द बैकग्राउंड। प्लेयर्स बीच पे खेल रहे हैं, तो टांगों को फ्रेम बना के, फ्रेम विद इन फ्रेम भी है, लेकिन उस फ्रेम को हमने फोरग्राउंड के तौर पे यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ नॉट माई फोटो बाय द वे। हाँ, ये हमने F10 में शूट किया ना, शवारमा वाला ना, तो शवारमा वाला वो जो सीन है वो फोरग्राउंड हमारा, सब्जेक्ट और देन बैकग्राउंड।
तो दिस इज़ लेयर्ड टेक्निक। A7 III सोनी। ये है हमारी अस्तोर गुजर। अजान हो रही है, थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। जी, आपने क्योंकि इस तस्वीर को अच्छी तरह से देख लिया, तो अब मेरा क्वेश्चन कि इसमें लेयरिंग क्यों की गई है? वाई डू लेयरिंग? पर्पस आपको क्या लगता है? कैमरा वो अपना प्लीज़ माइक। इसमें ये एक टेंट के अंदर है ना जी, और एक बाहर का भी आप डिटेल दे रहे हैं जी, और साथ में अंदर की भी। यस। तो एक तरफ बर्तन है जी, बीच में वो बंदा बैठा है जी, एक तो सब्जेक्ट की भी डिटेल आ रही है जी। तो ये 2-3 चीज़ें बन रही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। इसका देखें, एक एंथ्रोपोलॉजिकली हम अगर इसे एनालाइज करें, जब हम इस तरह के पोर्ट्रेट्स लेते हैं, हम उसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे होते हैं। एक तो सब्जेक्ट किस तरह का है, किस तरह का लिबास, किस तरह की शक्ल, क्या एक्सप्रेशन, वो मेन चीज़ है। प्लस हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट्स, यूटेंसिल्स, घर के जो असबाब माल, वो किस तरह की चीज़ें हैं, प्लस वो लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड की लेयर है वो उसकी लोकेशन बता रहा है, जो हमारा फोरग्राउंड है वो उसका रहन सहन बता रहा है, और डेफिनेटली मिडल में हमारा मेन सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मेरा पर्सनल भी बताऊं कि मैं असल में औस्तौर में जो रामा जंगल है जी, मैं वहाँ रुका हुआ भी हूँ। ओके। और मैंने इसी टेंट में ही, इसी तरह के टेंट में जो है ना वहाँ पे रात गुजारी है। ज़बरदस्त, दिन गुजारा है। बहुत अच्छा। और इसकी जो आपने जो तस्वीर खींची है ना जी, तो मैं समझता हूँ कि आप ये लाइफ बताना चाह रहे हैं कि वहाँ का एक जो पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है वहाँ का जी, उसकी लाइफ में, और से कि अर्बन एरिया के एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में डिफरेंस आप बताना चाह रहे हैं। ऐसे ही है कि उसकी इंजॉयमेंट क्या है उस ह्यूमन बीइंग की, उसकी टफनेस क्या है जी, वो आपको ये आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं जी। तो कुड आई टेल दिस ऑल विदाउट यूजिंग लेयर्स? कर सकते हैं, लेकिन इतने बेहतर तरीके से वो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली किस तरह का टेंट है और किस तरह, जी, पूरा उसमें रहन सहन। जी, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ द फोटोग्राफ्स इन ए लार्ज सीरीज, लेकिन स्टिल मतलब हमने सिंगल फ्रेम में कोशिश की है कि थ्रू लेयरिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बता सकें। तो दैट्स द पर्पस ऑफ लेयरिंग एक्चुअली। ये मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो हमने एक फ़ोटो वॉक का पूरा थीम ही ये रखा कि इंटेंशनली हम अपने जब भी सब्जेक्ट को शूट करेंगे, हम कहीं ना कहीं उसका एक फोरग्राउंड ज़रूर लेके आएंगे। मोबाइल में है जी, मेरे ख्याल शायद इसमें भी कोई आ जाएगी कोई जी। ये निकॉन ने एक इवेंट करवाया था लेक व्यू पार्क में, तो उसमें भी हमने लेयरिंग की, लेकिन इस लेयरिंग में हमने मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा
हमने जो हमारा फोरग्राउंड है हमने उस पर फोकस किया हुआ है। अगर से हमारे पास मल्टीपल शॉट्स थे जिसमें हमने बाज़ दफ़ा अपने जो सब्जेक्ट है उसे मिड ग्राउंड में, ग्रूम को हमने मिड ग्राउंड में रखा और ब्राइट को हमने फोरग्राउंड में रखा और फोरग्राउंड की बजाय हमने मिड ग्राउंड को फोकस किया, लेकिन इसमें फोरग्राउंड को फोकस किया हुआ है। तो वी कैन डू दैट, मतलब लेयरिंग के भी आप मल्टीपल टेक्निक्स फोकस की यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग सखर जा रहे थे और बाई रोड रास्ते में हमें एक चाय का होटल मिला, तो इसमें मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी हम उसी वक्त बता सकेंगे जब हम लेयरिंग करेंगे। तो इसमें आपको कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं, कोई बताएगा? जी प्लीज़। इसका जो बैकग्राउंड है ना जी, वो भी अच्छा दिख रहा है और ऊपर से लाइट पड़ रही है जो बहुत शो कर रही है जी, पॉइंट ऑफ व्यू। डायगनल लाइंस हैं लाइट की, बिल्कुल ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है प्राइमरी, वो जो चाय बना रहा है, ठीक है, उसके फोरग्राउंड में एक और उसका असिस्टेंट है, उसके फोरग्राउंड में उसके बर्तन हैं जो ग्रेजुअली ब्लर होते जा रहे हैं। तो ये इंटेंशनली, जितना ज़्यादा इसे इंटेंशनली यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका मतलब वो फ्रेम बेहतर होंगे, उतने ज़्यादा आपके फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा स्टोरी टेलिंग बन सकते हैं। तो मतलब दिस टेक्निक हैज़ ए पर्पस, बल्कि जो हमने जितने भी 14 रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, एवरी टेक्निक हैज़ ए पर्पस। लीजिए जी, 8 डायगनल्स एंड ट्रायंगल्स, ये दो बड़े मज़े की चीज़ें हैं। अच्छा, अब वो मैं बात कर रहा था ना कि आपकी लैंग्वेज में भी तो कंपोजिशन होती है ना, हमारे 14 रूल्स 15 भी तो हो सकते थे ना, लेकिन समहाउ पता नहीं क्या न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं कि 14 का जो नंबर है वो ट्रांजिशन, एनर्जी, पावर को शो करता है। तो वी सेड कि नहीं यार, हम इन्हें डायगनल्स और ट्रायंगल्स को एक रूल बना के पेश करेंगे ताकि 15 ना हो जाए, 14 ही रहे। तो ये रिमेंबर इन हिस्ट्री, आप मुताले पाकिस्तान में कितने अरसे खारी मैंने काटी है 14 नुकात याद करने के लिए, और यू रियलाइज़ कि आप 14 नुकात 16 भी हो सकते थे और 13 भी हो सकते थे, बट दे रिमेंड 14 फॉर सम रीज़न। तो हमने यही यहाँ पे किया। तो डायगनल्स और ट्रायंगल्स एक्चुअली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वी क्लब्ड देम टुगेदर। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि डायगनल्स जो हैं वो लाइक रोलर कोस्टर, उनमें डायनमिज़म है, उसमें एनर्जी है, उसमें मूवमेंट है। जब डायगनल लाइंस आती हैं, अभी जो हमने पिछली तस्वीर में भी वो लाइट की डायगनल लाइंस देखी, वो यकदम शॉकिंग आपको प्रोवोक करती हैं, जबकि जो ट्रायंगल है वो आपको स्टेबिलिटी दे रही होती है। सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर है दुनिया का कदीम तरीन कौन सा है? पिरामिड्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्या शेप कौन सी है? ट्रायंगल। यस। तो देखते हैं हम अपनी फोटोग्राफी में पिरामिड्स को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डायगनल हो गया, ठीक है, ट्रांजिशन है, लाइट की मूवमेंट है। ये अभी पिछले दिनों हम लोग, आपको पता है ना, जो H8 की H9 की जो नर्सरीज़ हैं वो शिफ्ट कर दी हैं वो I-10 वाले रोड पे, तो उन नर्सरियों पे हम गए तो फिर ये तस्वीर हमें वहाँ पे मिली। तो ये सर, ये संडे बाज़ार की तस्वीर है। तो इसमें डायगनल लाइन देखिए, अगर ये दोनों खड़े होते सीधे, ट्रॉली भी यूँ सीधी करके लगा देते हम, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया कभी भी ना होता। तो ये जो डायगनल लाइन है इसकी, उसकी ट्रॉली की, तो दैट गिव्स इंटरेस्ट। अदरवाइज बाकी लाइंस ठीक हैं, सीधी हैं या हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं। जी एग्जैक्टली, इवन उसके कपड़े और वो सारी चीज़ें, एक वो सिमेट्रिकल, हमने सिमेट्री की बात की लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास बहुत कम है। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिमेट्री कि आप एक एलिमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं और उसी एलिमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं। आगे रेपिटिशन में भी वैसे हम इसे डिस्कस करेंगे। ये सिडनी ओपेरा हाउस के नज़दीक एक साहब वायलिन बजा रहे थे। तो जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है ये लाइन, इसका डायगनल, मेरा ये ख्याल है कि वो जो डायगनल लाइन फॉल कर रही है वो एक इंटरेस्ट इसमें एक्स्ट्रा क्रिएट करती है। अदरवाइज एज ए पोर्ट्रेट दिस इज़ ए वंडरफुल पिक्चर। ये भी लेक व्यू पार्क में उसी रोज़ जब निकॉन का इवेंट था तो हमने कैप्चर किया। तो ही इज़ कैरिंग दिस गिटार डायगनली। यस, तो डायगनली हम लोग नॉर्मली हमने जब सिमेट्री की पहले बात की तो हमारी आंखें सिमेट्री को, बैलेंस को देखना चाहती हैं। तो डायगनल लाइन इज़ नॉट ए बैलेंस लाइन, ठीक है, लगता है कि गिर जाएगी कोई चीज़, ठीक है, तो इट प्रोवोक्स अस,
और प्रोवोक्स इंटरेस्ट एज वेल। रावलपिंडी में अरसलान ने ये जो पहली फ़ोटो वॉक करवाई थी उसकी तस्वीर थी। तो वी कुड कैप्चर दीज बिल्डिंग्स। हमने ऐसे वो लो एंगल शॉट लिया, तो हम वो जो बिल्डिंग्स के कॉन्टूर्स को कैप्चर करना चाह रहे थे, बट वी डिड इट डायगनली, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप को कैप्चर करने के लिए। ये वो है लोक वर्षा वाला मेला। तो इसमें ये खातून वो दरी बुन रही हैं, और जो अपने उन्होंने दरी वाला अड्डा लगाया हुआ, उसके साथ ये धागों की जो शेप बनती है, ये ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल पे आ गए। तो आपकी जो दो डायगोनल लाइंस हैं वो अल्टीमेटली आपके ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। अच्छा, एक और हमने इसमें शरारत ये की थी कि हम अपने साथ ग्लासेस ले गए थे डिफरेंट मॉडल्स के। मैं आपको एक और तस्वीर में भी दिखाऊंगा। तो इन खातून का बग़ैर ग्लासेस के वो इन्हमाक नज़र नहीं आ रहा था, तो वो पुट दीज राउंड हैरी पॉटर ग्लासेस ऑन हर फेस, तो ताकि वो इंटरेस्ट नज़र आए। सर ये हैरी पॉटर ज़्यादा जेदी के लग रहे हैं। जेदी के, जी एक्चुअली तो वो जेदी के हुआ करते थे। तो दिस इज़ माई बेटर हाफ एंड दिस इज़ मी। तो वी आर इन ए होटल। तो अब हम अगर साइड बाय साइड बैठते तो मेरा ख्याल है वो विजुअली एज इफ वी वर कंपीटिंग विद ईच अदर। तो वी थॉट के वी शुड गिव अ पिरामिडिकल शेप, ट्रायंगल। क्यों? ट्रायंगल शोज स्टेबिलिटी। तो मे बी वी वांटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर। शेख साहब की शरारत आ रही है, माइक दीजिएगा शेख साहब को। शेख साहब हमारे बहुत पुराने कोलीग और दोस्त और मेहरबान। मुझे अगर इजाज़त दें इसका कैप्शन देने की, तो जी, आई वुड कॉल इट द लास्ट स्माइल। अल्लाह ना करे। तो दिस इज़ लाइक 10 years old। तो मेरा ख्याल है हमने कैमरा लगाया था कहीं टेबल किसी जगह पे रख के, तो ऑटो पे लगा दिया था। जी, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो इसलिए इसके फोटोग्राफर हम खुद हैं। तो अच्छा, ये भी है किसी तरह से तस्वीर है। तो माएँ तो आपको पता है कि माएँ होती हैं। ये भी शिगर वैली की तस्वीर है। तो हमने कहा कि तस्वीर लेनी है, तो वो जल्दी जल्दी माँ गई और उसने ना इस बच्चे का मुँह धुलवा दिया। बाद में, इस तस्वीर के बाद आई मीन। तो लेकिन इसमें वो डायगोनल लाइंस और फिर हमने उसे शेप देने की कोशिश की। दिस इज़ मतलब अगर यहाँ से देखें तो आपको ट्रायंगल की शेप लगती है, अदरवाइज आई वुड से दिस इज़ डायमंड शेप। तो शेप्स हैव ए पर्पस। हार्मनी, स्टेबिलिटी कन्वे करने के लिए आपको शेप्स देना होती हैं। इन्हें कौन जानता है? ये बहुत अच्छा सवांग थिएटर में भी काम करते हैं। ज़िया हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इस्लामाबाद के एक्टर हैं, बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं। तो ये हमारे स्टूडियो की तस्वीर है। तो स्टूडियो में हमने वो एक इन्होंने प्ले किया था जिसमें ये हिंदू बनिया बने थे। तो वी थॉट के उसे रीप्ले किया जाए स्टूडियो के अंदर। तो देखिए कि इसमें आपको कोई पहला क्वेश्चन, आपको डायगोनल लाइंस नज़र आती हैं इसके अंदर? यस, एक्सीलेंट। आपको ट्रायंगल्स नज़र आते हैं? हाँ, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये सारी शेप्स मौजूद हैं। और ये इतने नेचुरली माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर हैं कि जितने हमने इनके शॉट्स लिए, हम 5-7 दोस्त थे हॉल के एक साइड पे बैठे, कह लगा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और कैमरा ट्राईपॉड पे लगा हुआ है और इनके शॉट लिए जा रहे हैं। हर शॉट दूसरे से डिफरेंट है, हर एक में इनके एक्सप्रेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, और तमाम की तमाम बॉडी लैंग्वेज वो इतनी खूबसूरत, मतलब विजुअली और एज मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कंपोजिशन इट वाज वंडरफुल। तो इनका ये झुका होना, दिस इज़ अ डायगोनल लाइन, सीधे भी तो बैठ सकते थे। ये सारा का सारा प्रोवोक कर रहा है एक ब्यूटी को, एक मैसेज को, इन्हिमाक को। हाँ, हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये मंतिक़ुत तैर है ना, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की किताब है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके साथ मैच नहीं करती, हिंदू बनिया के साथ वो रखी हो। जी जी जी। अच्छा, हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया ना कि जी मंतिक़ुत तैर ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की किताब आपने साथ रखी है, स्कीम के साथ मैच नहीं करती। मैंने कहा इसीलिए उल्टी रखी है। जी, यस, मैसेज कन्वे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉसिबल है।
उसी बारे में कुछ लिख रहा है। जी, उसी बारे में कुछ लिख रहा है किताब ख़त्म करने का। ये बहुत अच्छा नदीम साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। तो लीजिए जी, 8 रूल हो गए और टाइम की क्या सूरत हाल है सर? अगर थोड़ा हमारे पास कर लेंगे तो कवर कर सकते हैं, क्या ख्याल है? हमें जल्दी नहीं है असल में, हम बाकी रूल्स आपको दे दिए गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम फ्रीली डिस्कस कर लें तो ये शायद बेहतर होगा। तो लेकिन हमें कुछ मिनट आखिर में चाहिए होंगे ताकि वो हम प्रैक्टिस कर सकें। ज़ुहैब, हमारे पास क्या सिचुएशन है टाइम की? अगर हम टाइम से एक्सीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 6:15 से स्टार्ट हुआ है जी, तो हम 8:15 तक ले जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कर्व्स, अच्छा, अभी तक जो हमने बात की वो लाइंस थी, डायगोनल लाइंस थी, और हमारा वो जो ग्रिड था उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस थी। अब एक और चीज़ नेचर में है, आपने टहनियों को, दरख्त की देखा, दरख्त की टहनियाँ यूं और यूं ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी नहीं होती ना, उनमें कर्व्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं उसमें कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए शायद हमें अपनी जो पिक्टोरियल एक्सप्रेशन है उसमें भी कर्व्स अच्छे लगते हैं। हम देखते हैं कर्व्स किस टाइप के होते हैं। एक जो बहुत मशहूर कर्व है उसका नाम है एस कर्व। उसे एस कर्व क्यों कहते हैं? कोई शेप उसकी एस जैसी होती है। अगर उसकी सी शेप होती तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? सी कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एस कर्व, मतलब ये हालांकि इट्स ए कंक्रीट स्ट्रक्चर बट द शेप इज ऑर्गेनिक। और इस जो ये सी शेप कर्व, तो इसमें भी वो सेंस ऑफ मूवमेंट, जब कर्व आप लेके आते हैं तो मूवमेंट, ग्रोथ, आपको ये आइडिया मिलते हैं। ये इटली की तस्वीर है, रोम की, और ये दोहा एयरपोर्ट पे उन्होंने ये किया कि जो उनका वो लोअर ग्राउंड है उस पे उन्होंने इतने दरख्त लगाए हैं, लगता है कि आप जंगल में आ गए हैं। और उस जंगल के ऊपर उन्होंने एक वो स्ट्रक्चर बनाया है कि यू कैन वॉक थ्रू दोज ट्रीज़। तो ये एस शेप, देखिए वो सीधा भी बना सकते थे ना, वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होता, बट दे मेड इट कर्वी बिकॉज इट लुक्स ब्यूटीफुल। कितना, हाँ जी, कितना ज़बरदस्त है। ओके, बैलेंस, सिमेट्री में हमने बैलेंस कुछ ना कुछ डिस्कस किया, तवाज़ुन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक और पर्सपेक्टिव से उसे मज़ीद अनपैक करते हैं कि किस तरह से है। अच्छा, सिमेट्री में ये हो रहा था कि आप बायलैटरल सिमेट्री, जब हमने बात की कि एक फ्लिप को देखें और दूसरा फ्लिप देखें तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, अब जो बैलेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिमेट्रिकल रेप्लिकेशन करके दूसरी साइड पे ही बैलेंस बनाएं। बैलेंस बनाने के और बहुत तरीके हैं। एक साइड पे आपका सब्जेक्ट बैठा हुआ है, उसका काउंटर वेट आप दूसरी साइड पे डाल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप अगर शेख साहब की तस्वीर बनाते हैं तो एक साइड पे रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करते हुए तो शेख साहब ही की तस्वीर दूसरी साइड पे लगा के उसे बिल्कुल वैसा ही कर दें। वो सिमेट्रिकल तो हो जाएगा लेकिन वो मज़ेदार नहीं लगेगा। तो बैलेंस के लिए आप शेख साहब की जगह उनके बेटे को बिठा दें, कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा रख दें, कोई गुलदान रख दें, कोई अक्स आ जाए जी। तो इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं बैलेंस बनाने की। और देखिए हर कलर का अपना एक वेट है और लाइट एंड शेड का अपना वेट है। तो कीप एन आई कि आप दूसरी साइड पे काउंटर बैलेंस करने के लिए किस तरह का वेट कर रहे हैं। ये गुफ्तगू बोरिंग हो जाएगी, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आएगी। लीजिए, लोक वर्षा में हम गए तो अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि इन साहब को हमने जहाँ पे खड़ा करना है उसके बैकग्राउंड में बैलेंस कैसे क्रिएट करें। तो हमने एक जगह देखी जहाँ पे दरमियान में पिलर था और साइडों पे 2 दरवाजे थे। तो वी ट्राइड के उन्हें दरमियान में सेट कर दें और इस तरह से बैलेंस कर दें, लेकिन ये मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है बैलेंस, ऐसे ही है ना। तो इट्स ऑल राइट, आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली करना भी नहीं है। तो एक फिर हमने कहा कि अच्छा एक और तरह से भी बैलेंस बना सकते हैं कि जिस तरह का एक पिलर है दरवाजे के दूसरी साइड पे भी तो पिलर है ना, अगर दरवाजे के दरमियान में इन्हें खड़ा कर दें और ये कर दें तो तब कैसा लगेगा बैलेंस। स्टिल अ बैलेंस बट विद ए डिफरेंट टेक्निक है। पहले ये था, फिर हमने ये भी किया। आपको कौन सा प्लीजिंग लगा? ये 1, अगर ये, हाँ दिस इज़ बेटर, क्योंकि एक और भी शायद इसकी वजह है, आपकी आंख फ्रेम में कहाँ पे सबसे पहले देख रही होती है? लाइट एरिया सेंटर में देख रही होती है, प्लस
जो फ्रेम के अंदर लाइटेस्ट एरिया होता है उसे देख रही होती है, प्लस जो मोस्ट कंट्रास्टी एरिया होता है उसे देख रही होती है, प्लस अनयूजुअल शेप्स को देख रही होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपका लाइट एरिया है वो सेंटर में है, ये आपको इसलिए अच्छी लग रही है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, हमने बैलेंस तो कर लिया, प्रॉब्लम क्या है बैलेंस में कि आपका जो लाइटेस्ट एरिया है वो साइडों पे चला गया है, तो द व्यूअर इज़ कंफ्यूज्ड कि मैं लाइटेस्ट एरिया को देखूं या सेंटर में देखूं, राइट? लेकिन मुझे कंट्रास्ट में इसका फेस एक्सप्रेशन, फेस के इसका स्किन कलर हमारा दरवाजे के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब ये दैट कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट विच इज़ ऑल राइट, इसीलिए हमने ये तस्वीर भी ली। फ्रेम भी सर ये ज़्यादा बेहतर बन रहा है अगर आप देखें। मे बी, हाँ जी, ये फ्रेम बन, मे बी इसे आप कोई और कहें कि इसे क्रॉप कर दिए जाए और ये लाइट एरियाज निकाल दिए जाएं, दैट वुड बी एन अदर कंपोजिशन, दिस वुडंट बी सेम देन। सर इसके साथ जो दूसरी फोटो है वो ज़रा खोलें। सर इसमें चूंकि ये जो शख्स हैं तो ये थोड़े सेंटर से लेफ्ट साइड पे हैं जी, तो और जो चिमटा है वो थोड़ा राइट साइड पे ज़्यादा है जी, तो ये बैलेंस बनाते हैं। मैंने अपनी फोटोग्राफी में देखा है कि अगर दोनों लेफ्ट साइड पे होते तो वो थोड़ा इतना प्लीजिंग नहीं लगता। अगर लेफ्ट साइड पे एक चीज़ ज़्यादा और लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट वो अगर बड़ा हो और सेंटर के करीब हो तो राइट साइड पे छोटा ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर देखिए तो ज़्यादा बैलेंस। हाँ, ये देखें कितनी अच्छी आई है इनकी कि कितना डिटेल में उसे देख रहे हैं, एक्सेलेंट। जी, माइक दीजिएगा। सर अब इसमें और दूसरी पिक्चर में एक और सिमेट्री का भी आता है ना कि ये जो और नंबर हमें मिल रहा है एक, मतलब 3 बीच में ये जो लाइट एरिया है उधर जो बीच में हमारे पास दरवाज़ों का आ रहा है वो उनकी प्रोपोर्शन बड़ी हो रही है जी, वो सिमेट्री को भी डिस्टर्ब कर रही है। लाइट एरिया उसका वो छोटा छोटा है, इनमें तीनों का एक है जी, बिल्कुल उस वजह से भी ये एक ज़्यादा अपीलिंग ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो देखिए आप, जो हम सारी अब कन्वर्सेशन हमारी इस वक्त हो रही है वो सारी इन टर्म्स ऑफ सम रूल्स हो रही है, सम गाइड्स हो रही है। आप उस कंपोजिशन से बाहर नहीं जा रहे, हम डिबेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी प्रेफरेंस ये है, वो कहते हैं नहीं मेरी प्रेफरेंस ये है, लेकिन जो भी प्रेफरेंस है वो बिकॉज ऑफ सम गाइड्स, बिकॉज ऑफ सम रूल्स है। तो दैट्स द पॉइंट। ये अभी इतवार बाज़ार की है सर, इतवार बाज़ार की एक और आ गई। तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मेन फोकल पॉइंट ये था, लेकिन हमें इसे बैलेंस करना था। तो हमने क्या किया, हम बात कर रहे थे लेयरिंग की, तो वी डिड लेयरिंग। हमने अपनी लेयर में फोरग्राउंड में इन्हें लेके आए हैं और मिड ग्राउंड में इन्हें रखा है और बैकग्राउंड में बाकी चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ इट्स बैलेंस्ड। और रेड सब हैवी कलर, राइट, आपको फॉरन अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका काउंटर बैलेंस में जैकेट ऑरेंज प्लस पीछे आपके वो टमेटोज़। ये सिडनी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन बॉल इवेंट था, तो उसमें 2 ख़वातीन थीं जो एक साइड पे बैठी हुई थीं। तो मैं गया तो वो तस्वीर लेने लगा, तो आई थॉट कि ये तो बैलेंस नहीं है, कि वो सारा का सारा वेट एक साइड पे था। तो देन आई रिक्वेस्टेड हर टू सिट हेयर, और उसके बाद हमने वो दोनों साइडों पे बैलेंस करके तस्वीर ली एंड दे लाइक्ड इट। जी, मिररिंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अनबैलेंस्ड, ये क्या चीज़ है? इतनी हमने बैलेंस की तारीफ़ की और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड, ये क्यों? हम शायद हमने बात की थी ना कि हम हार्मनी को तो लाइक करते हैं, लेकिन हम एडवेंचर को भी लाइक करते हैं। हम सभी वो प्यारी प्यारी मोहब्बत वाली फिल्में देखते हैं, लेकिन हम हॉरर मूवीज़ भी देखते हैं, ऐसे ही है ना? तो ये ह्यूमन डाइवर्सिटी है कि वो कैसी कैसी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। देखते हैं हम अनबैलेंस्ड कैसे, लेकिन क्या उस हॉरर मूवी देखने में भी लुत्फ़ है? हालांकि हम डर रहे होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा होता है। तो इसमें भी ये अनबैलेंस्ड होते हैं, लेकिन इसे भी हम, इसके अंदर भी, इस अनबैलेंस्ड के अंदर भी एक बैलेंस मौजूद है। देखते हैं कैसे। ये मेरा नेफ्यू है और इसकी हम तस्वीर ले रहे थे, तो अब इनकी बर्थडे थी ना, तो हमने कहा कि फिर क्यों ना मतलब वो तस्वीर में हम उसे बैलेंस करें। तो हमें लाइट नज़र आई, रात का वक्त था, पार्टी ख़त्म हो गई थी, तो हमने फिर इसके साथ इसे बैलेंस करनी। ये एग्जैक्ट बैलेंस नहीं है, वेट में, साइज़ में ये इक्वल हरगिज़ नहीं है, लेकिन इस अनबैलेंस के अंदर भी एक तवाज़ुन मौजूद है। जी शेख साहब, जी माइक दीजिएगा प्लीज़।
सॉरी आई आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस। ये जो इसकी बो है इंटेंशनली टेढ़ी रखी गई है या नहीं? अंधेरे में तो नजर ही नहीं आ रही थी। That's a good question. And how did you kill the light on his left side? His left side. His left side? हाँ, मतलब रोशनी कम हो रही है। अच्छा, हाँ, हमारे पास वो 4 फीट का सॉफ्ट बॉक्स था जिससे हम लाइट यहाँ से थ्रो कर रहे थे। तो एक्चुअली ये लाइट सोर्स नहीं है, दिस इज़ अ फेक लाइट सोर्स। आपको जो अनट्रेंड आई है वो सोचेगी कि शायद दिस इज़ द लाइट सोर्स, वेयर एज इट इज़ नॉट। क्योंकि जो ट्रेंड आई है वो कहाँ पे देखेगी, इसके नोज़ पे देखेगी। नोज़ का शेडो कहाँ फॉल कर रहा है, इस साइड पे, तो लाइट सोर्स यहाँ से है। जी, वेल नोटेड सर। जी, इसमें बस सिंपल क्वेश्चन, डिस्टेंसेस क्या थे कैमरा से लाइट के, ये जो स्ट्रीट लाइट है, और कैमरा से इन आपके नेफ्यू के? मेरा ख्याल है कि ये 85 में लेंस था सोनी A7 बॉडी पे। तो आप बैकग्राउंड का अगर आप देखें तो टोटली फेड हुआ हुआ है, आपको स्टार नज़र आ रहे हैं। तो ये वो 85 मिल की वजह से, और मेरा ख्याल है कि इसका अपर्चर शायद 1.4 या 1.8 होगा, वाइड ओपन अपर्चर था। तो ये दोनों लाइट और ये एक ही प्लेन पे हैं, तो इसलिए लाइट जो है ना वो अच्छे मतलब शार्प फोकस है। हाँ, ये अभी जो एक हमने रावलपिंडी सदर की थी, अरसलान ने उसे लीड किया था, फ़ोटो वॉक। तो उसमें हमें ये बाबा जी नज़र आए और ये खिड़की नज़र आई। तो मक्करी एक बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने वो अफ़गान गर्ल की भी तस्वीर खींची थी। तो मुझे उनकी वो कलर कंपोजिशन याद आई फ़ौरन। तो मैंने कहा ये तो उस तरह का कोई इमेज बनने वाला है। तो वी कैप्चर्ड इट। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली, ज़ाहिर है जल्दी में, आप उस वक्त मैंने 85 माउंट किया हुआ था, तो मेरे पास पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी। गली के अंदर हम खड़े हुए थे, तो गली के एक साइड पे बिल्डिंग है, तो जितनी स्पेस मिल सकी उसमें हमने कैप्चर कर ली। और फिर मेरा ना विंडो थोड़ी सी उड़ गई थी, उसे फिर मैंने AI से फिल किया, एडोबी फायरफ्लाई से। मेरे ख्याल है लोग पहचान लेंगे। ऊपर वो ऊपर वाली जो ईंटें हैं, कुछ उनकी तरतीब थोड़ी शायद उतनी नेचुरल नहीं है। एनीवे, तो हमने कुछ फ्रेम को बेहतर करने की कोशिश की। मतलब फील्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू नो दी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। एनीवे, तो हम बात किस पे कर रहे थे, अनबैलेंस्ड पे। तो इज़ इट अ फुली बैलेंस्ड फोटो? नो, इट्स नॉट। इज़ इट अनबैलेंस्ड? येस, इट्स अनबैलेंस्ड, बट देयर इज़ ए बैलेंस इन इट्स अनबैलेंस्ड शिप, नो, है ना। तो कुछ चीज़ें वही जो मेरे ख्याल नदीम साहब ने डेफिनेटली नोट किया होगा, रेपिटेशन ऑफ कलर्स। हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन अनबैलेंस को समझाने के लिए कि दो मुख्तलिफ हाइट पे दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जक्सटापोजिशन और कंट्रास्ट, ये बहुत ही मज़ेदार काम है और ये बहुत आर्टफुल है। इसके लिए बहुत शरारती जहन होना चाहिए कि आपने किस चीज़ के साथ किस चीज़ को प्लेस करना है। और हम जब वो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि आपने जब पावर रिलेशंस को दिखाना है, जब आपने सोसाइटी की हकीकत को विजुअल्स के ज़रिए दिखाना है, तो किस तरह से आप जक्सटापोजिशन की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। ये हमने पिंडी के बाज़ार में ली थी। असलान, कौन सा बाज़ार था ये? जी, लुंडा बाज़ार है। ओके, अच्छा, अब वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड नज़दीक बहुत बड़ा मौजूद नहीं है बच्चों की इमीडिएट एक्सेस में, ठीक है। बच्चे गलियों में फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो द रिच वाइब्रेंट कलर्स आर जक्सटापोज्ड विद ब्लीक स्ट्रीट्स, ठीक है। ये रशी हो जाती है, मेरे ख्याल है सुबह का टाइम था, तो उसके बाद यहाँ पे रश हो जाता, बच्चों के लिए कोई स्पेस नहीं रहती। तो जक्सटापोजिशन इस फ्रेम के साथ इसलिए की गई है कि ये कंट्रास्ट बता सकें कि जो हैप्पीनेस की स्पेस है वो इनकी इस तरह से लिमिटेड है, जहाँ पे प्ले कर सकते हैं। जी, अब इस दीवार के साथ मतलब ये जो स्ट्रीट की लाइन आ रही है, यस, हम इसके सेंटर में हैं और हमारे एक राइट पे ये फ्रेम है और लेफ्ट पे ये फ्रेम है। जी, जब कभी इस तरह की फ़ोटो हो और बिल्कुल सामने फॉर एग्जांपल एक दीवार है और वो आपके सामने इन लाइन जा रही हो जी, उसके बिल्कुल सामने से जब भी फ़ोटो लेते हैं तो दोनों साइडों पे फुल इमेज बनता है, मतलब ना आपके साथ दीवार वो जो दूर जा रही है ना वो कहीं दिख रही है और ना जो खाली स्पेस है यानी गली उसका कोई हिस्सा छुप रहा है। इसका
इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसको कभी आपने एक्सप्लोर किया एज अ फोटोग्राफी प्रिंसिपल? पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये पर्सपेक्टिव इस तरह से बन जाता है इसका? जी, क्योंकि इसमें दोनों इमेजेस पूरे गली भी हमें पूरी नज़र आ रही है, उसमें एम्प्टी स्पेस तकरीबन नहीं है, और जो ये दूसरी साइड है तो ये भी बिल्कुल फ्लैट हमारे सामने आ रही है। तो इज इट विजुअली प्लीजिंग और नॉट, और इज इट कन्वेइंग द मैसेज और नॉट? कन्वेइंग टू इमेजेस साइमल्टेनियसली, even though they are different images, like at different distances. They are competing with each other, right? Yes. So which is all right, and that's the मतलब whole point कि हम दो competing images को दिखाना चाह रहे हैं, दो contrasting scenes को दिखाना चाह रहे हैं. One is vibrant, the other one is dull. लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लेता जी। देखें, किसी भी चीज़ को समझने का एक का जाविया कुछ और होता है, दूसरे का जाविया कुछ और होता है जी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मैसेज है। एक ही स्टोरी बता रहा है ये कि बच्चों के पास प्लेग्राउंड्स नहीं है, जो एरिया है वहाँ पे कंजस्शन है, वहाँ इतनी जगह नहीं है, प्लेग्राउंड्स मौजूद नहीं है, और बच्चे जो है वो जो कर सकते हैं वो उसमें अभी कर रहे हैं कि वो बॉल को फुटबॉल, हालांकि वो एक सॉकर बॉल है मगर उसको ऊपर उछाल रहे हैं लाइक ए वॉलीबॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर देखें ये हमें सपोर्ट दे रहा है ये वाला पार्ट इसे वाइब्रेंट दिखाने के लिए। अगर ये वाइब्रेंट होता तो शायद ये इतना वाइब्रेंट लगता भी ना, है ना? माइक प्लीज। सर सबको तो नहीं पता होता कि ये पिंडी की तस्वीर है, वहाँ ग्राउंड नहीं है। असल में पता क्या है कि नॉर्मली हम जब तस्वीरें विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में जब हम तस्वीर बनाते हैं तो हम फ़ोटो एसेज बनाते हैं, तो एक सीरीज़ ऑफ इमेजेस होता है सपोर्टेड बाय सम टेक्स्ट। तो हम चूँकि वो इस वर्कशॉप के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वी टेक आउट अ सिंगल इमेज और फिर एक्सप्लेन इट। ओके, जक्स्टापोजिशन एंड कंट्रास्ट कोई नज़र आता है? एज, वेरी गुड। जनरेशन, स्मूथनेस एंड रिंकल्स, हाँ जी, ओल्ड एज जी। तो दिस इज ए जक्स्टापोजिशन जी। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 13 साल पुरानी तस्वीर है। तो और स्कर्दू के एक विलेज में इतवार बाजार अगेन जक्स्टापोजिशन ऑफ टू कंट्रास्टिंग कलर्स। तो जो लोग कलर को समझते हैं उन्हें पता होगा कि ये कलर व्हील में ऑलमोस्ट कम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। कम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसने मतलब वो इसके जूते देखे, वो उसके लेदर वाले, उसके वो बेचारे कैसे डाल से उसके साथ कलर ट्विकिंग की है, बट समहाउ दे हैपन टू हैव दीज कलर्स। वो पहले भी बात बता कि फोटो थी वो जिसमें डायगोनली वो हाथ गड़ी थी, तो उसमें भी जी उसमें भी जो हथगड़ी में बैठे हुए थे उनका कपड़ों का कलर मैच नहीं कर रहा था हथगड़ी से, जो दूसरे थे उनका कलर मैच कर रहा था। ये चीज़ें आपने देख के की थी अब मेरा ख्याल है कि मैं वो जो साइड पे एक वो जो ग्रिल लगी हुई थी उसके साथ मैच करना चाह रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ एक कलर को उसमें प्रोमिनेंट करना चाह रहा था, बाकी को डल रखना चाह रहा था जी। इसमें कौन सी जक्स्टापोजिशन है जी? चश्मा, ये वही चश्मे वाली शरारत है। हम चश्मों का एक सेट लेके गए थे, तो हमने कहा कि ट्रेडिशन के साथ फंकी लुक को ऐड किया जाए, तो आई बॉट इट फॉर 50 रुपीज़ ओनली। ये पूरी, हाँ हमने जी ग्लासेस पे एक पूरी सीरीज़ बन सकती है इस तरह की ना, कि आप जक्स्टापोज करें उन लोगों के साथ जो नॉर्मली उन्हें यूज़ नहीं करते जी। यह अच्छा एक थीम बन सकता है। अरसलान भाई इस पे करते हैं काम, है ना? नेक्स्ट ओके, जक्स्टापोजिशन है एंथ्रोपोलॉजिकली, मतलब अगर आप देखें जी, हाँ जी, एक उसका वेल्थ का कंट्रास्ट है, क्लास का कंट्रास्ट है, बट एट द सेम टाइम दे आर सिमिलर ऑल्सो। सिमिलर इन व्हाट वेज? बोथ आर बिजी ऑन देयर सेल फोन्स हैं, तो इनका अगरचे एक कॉमन ग्राउंड मौजूद है।
सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड डेफिनेटली ह्यूमैनिटी का कॉमन ग्राउंड है, राइट? बट डिस्पाइट दिस कॉमन ग्राउंड्स वी हैव वेरिएंसेस, तो देयर आर सो मैनी वेरिएंसेस। अच्छा, जो हमने एक बात की थी कि हम कंपोजिशन में प्लेसमेंट ऑफ आवर सब्जेक्ट, प्लेसमेंट के लिहाज से प्लेसमेंट कोई मैसेज देती है? ये देखें, एथिकल बहुत बड़ा जो है ना आपने सवाल उठा दिया। तो आई ट्राई, बट मेरा ख्याल है कि मैं हर वक्त उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैथमेटिकली विद प्रिसीजन एथिकल शायद नहीं हो पाता, शायद नहीं हो पाता, हर जगह पे नहीं हो पाता। मेरे ना ऑस्ट्रेलिया में एक टीचर थे, पाकिस्तान में कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है, तो वो कहा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इफ़ समवन इज़ इन पब्लिक स्पेस यू कैन टेक हिज और हर फोटोग्राफ। अगर उन्हें अपनी प्राइवेसी इतनी अजीज़ है तो दे शुड मतलब गो टू प्राइवेट स्पेसेस जनरली। सर, कभी हुआ है कि आपने कोई कैंडिडेट फ़ोटो ली हो किसी की बगैर इजाज़त के और फिर उन्हें पता चले और वो बरहम हो? अरसलान, इतवार को क्या हुआ था? नहीं, इस हद तक नहीं हम करते, वी रिमेन रिस्पेक्टफुल, लेकिन किसी ने कहा कि डिलीट कर दो, हमने डिलीट कर दी, दैट्स इट। देखें, एक बात होती है कि किसी की डिसएडवांटेज पोजीशन में आप तस्वीर लें तो उसे बुरा लगेगा, तो उस तरह की ना लें। हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ एथिकल ज़ाहिर है कि रखनी पड़ती है। जी सॉरी, न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स आती हैं, जैसे कोई इंसान किसी ऑकवर्ड पोजीशन में है, जी बहुत हो रहे हैं ना, डॉन में आते हैं दूसरे में, जी वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं वर्ल्ड लेवल पे? जी होने तो चाहिए, लेकिन बाज़ लोग नहीं करते। जैसे किसी जानवर पर जुल्म हो रहा है और उसका मालिक उसको मार रहा है, जी किसी हैवान को मार जी रहा है, अभी वो कल एतराज़ कर सकते हैं, क्या अगर वो बताना भी ज़रूरी है माशरे में? जी जी माशरे में सोशल बेसिस में ऐसी तस्वीर जैसे पाकिस्तान में ख़वातीन आ जाती हैं, जी ख़वातीन एक एतराज़ पुट कर सकती हैं, जी या हमारी मगर दी जाती हैं, जी कोई यहाँ तो वो वाली बात आ जाती है, अगर अपनी प्राइवेसी इतनी अजीज है, जी you should enjoy at your home. जी लेकिन जो अखबार में तस्वीर आती है, जी इसकी क्या एथिकल वो है ग्राउंड? मैं सर खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरली मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने जो पॉइंट रेज किया ये इम्पॉर्टेंट है, और इस पे मेरा ख्याल है कि डायलॉग होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जक्सटापोजिशन जो हम मतलब हम अपनी सोसाइटी में रोज़ देखते हैं, लेकिन जब आप इंटेंशनली सोच लेते हैं, एक फ़ोटो वॉक हम रखते हैं जक्सटापोजिशन पे, हम सारा दिन सिर्फ कैप्चर ही जक्सटापोजिशन करते हैं। एक और जक्सटापोजिशन, दिस इज़ माई लवली सन। क्या जक्सटा इसका बाय द वे इन्होंने अब पेंट, वो जब SCO इस्लामाबाद में I8 वाला जो था, इसका अब इन्होंने ग्रीन की बजाय वाइट कर दिया पेंट। तो दिस वाज द मेरे ख्याल है कि लास्ट फोटो आई कुड कैप्चर विद ग्रीन पेंट। I8 वाला सर ये जो ब्रिज नहीं है, I8 इंटरचेंज के साथ ही जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे ब्रिज बना हुआ है, उसके साथ पे ना ये इन्होंने बस स्टॉप का वो बनाया हुआ था, छोटा सा स्टैंड। तो अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिसचीफ, हाँ वो लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है। तो उसके टायर के साथ कुछ हो गया, बट ही डिडंट डू एनीथिंग। हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है। लीजिए, हम 13 तक पहुंच गए, हमारे पास 5 मिनट्स हैं, रैप अप करते हैं रेपिटिशन को और ब्रेकिंग द रेपिटिशन, ब्रेकिंग द पैटर्न को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लास्ट प्रैक्टिस करते हैं अपनी 5 मिनट्स में। तो रेपिटिशन, यू नो इट वेल, कि हम चीज़ों को रिपीट करते हैं और वो अच्छी लगती हैं। अभी भी आपने अपनी जो तस्वीरें खींची हैं उसमें डेफिनेटली चीज़ों की रेपिटिशन आ रही होगी। ये देखिए, ये आपको अक्सर पैटर्न मिल जाते हैं, और ये अच्छी टेक्निक है कि लुक फॉर द पैटर्न। तो हमें अपनी असल में आइज़ को ट्रेन करना पड़ता है अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए, कि वी गो आउट एंड लुक फॉर द पैटर्न्स, कहाँ कहाँ पैटर्न है। ये मुजफ्फरगढ़ में है, वो दूध का जो बोतलें, ठंडी बोतलें बेचते हैं सड़क के किनारे, तो ये उनका अड्डा है, वो जहाँ पे वो अपने कई मन दूध रोज़ाना वो पकाते हैं। तो ये पैटर्न किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ? कलर की रेपिटेशन की वजह से। कलर की रेपिटेशन है, लेकिन इंसान की खसूसियत है एम्पैथी, कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे भी बुरा फील होने लगेगा। आप अच्छा फील कर रहे हैं, मुझे भी आपके साथ खुशी मिलेगी, अच्छा फील होने लगेगा। निशाना ये लगा रहा है,
इसके एक्सप्रेशन उसके एक्सप्रेशन, तो वो एम्पैथी इज ट्रांसफर टू अदर्स एज अ टीम. हाँ जी, बट दिस पर्सन डजंट रियलाइज इट, है ना, इससे नहीं पता कि ये कितना मेरे साथ एंगेज है. तो अच्छा, पैटर्न अच्छी चीज़ है, लेकिन ब्रेकिंग द पैटर्न भी ज़रूरी है. ब्रेकिंग द पैटर्न क्या चीज़ है? लेट्स सी. आप पैटर्न के अंदर जब पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो दैट ब्रेक पॉइंट स्टैंड्स आउट. नहीं, ये मेरी नहीं है. हाँ, बट आई कैन कैप्चर इट एनी डे, है ना. इंस्पिरेशन होनी चाहिए. हाँ, गुले लाला. तो रैप अप. अच्छा, ये वाला काम क्विकली देख लेते हैं. मैं आपको बराका दिखाना चाह रहा था, अगर आपने नहीं देखी हुई. 1992 की मूवी है. उसके बाद इनकी दो, रॉन फ्रिक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो रॉन फ्रिक की मूवीज़ ज़रूर देखें. ये तीनों मूवीज़ देखें. बराका उनकी पहली है और बेस्ट है. उसके बाद 2 और बनाई, लेकिन मुझे पर्सनली अभी भी बराका पसंद है. उसके मैं कुछ शॉर्ट्स, मूवी नहीं रन करता, शॉर्ट्स कुछ दिखा देता हूँ. कौन सी टेक्निक, ऊंचा बोलिएगा, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है? लीडिंग लाइंस है, लेयरिंग है, गुड. रेपिटिशन, रूल ऑफ थर्ड्स, रेपिटिशन, रूल ऑफ ऑड्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अभी तक आपने जो 14 कंपोजिशन के रूल्स पढ़े, अब आप बताइए कि क्विकली इसमें आपको कौन से रूल्स अप्लाई होते नजर आते हैं? फ्रेमिंग, एक्सेलेंट. कर्व्स हैं, वेरी गुड. ट्रायंगल्स हैं. डायगोनल लाइंस कौन सी? डायगोनल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन इज लुकिंग एट द कैमरा, तो रूल ऑफ ऑड्स, राइट. बट एक जो चौथा एलिमेंट है, देखिए उसने रूल ऑफ ऑड्स भी यूज कर लिया, हालांकि ह्यूमन सब्जेक्ट 4 है, और वो जो 4th है उसे डायगोनल लाइन के तौर पे ले आए हैं. वेरी आर्टिस्टिक, एक्सीलेंट. और इक्वली सेंटर्ड. जक्स्टापोजिशन, मतलब आपने एक वो फ्लावर और उसके साथ जक्स्टापोज कर दिया. गुड. जो बच्चा करीब है वो खड़ा है, वो थोड़ा रिपेल जी. जो बच्चा करीब है वो जी. खड़ा भी है और करीब है, इसलिए जी बड़ा लग रहा है. जी, बिल्कुल इम्बैलेंस सा लग रहा है लेफ्ट साइड पे. हाँ, मे बी. तो इवन मतलब जो स्पेस बनाई गई है जूतों के दरमियान और ये लाइंस, दिस इज वेरी, मतलब वो सिमेट्रिकल लाइंस हैं. 2 लाइंस क्रिएट की गई हैं. तो इवन दिस लाइन पॉइंट्स टू, जी जी बिल्कुल, ये ट्रायंगल, ये तो these carpet lines are also leading towards the center, ताकि आपका वहीं पे रहे. अगर ये सीधा कर देते तो शायद ये चीज़ ना हो. डॉक्टर साहब इसको अनबैलेंस कर्टन की लाइंस. जी, कर्टन की लाइंस. इन्होंने बताया कि वो फ्रेम भी, उसके अंदर एक फ्रेम विद इन फ्रेम का भी सेंस कन्वे हो रही है. अनबैलेंस्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो सिटिंग पोजीशन. जी देखिए, हाँ जी. और ये देखिए, एक साइड पे है, दूसरी साइड. अगर रिपीटिशन होता तो बोरिंग हो जाता ना. अगर फुटबॉल मैच में सारा टाइम बॉल सेंटर में रहे तो फुटबॉल मैच का मजा आएगा. वो जो मूव करती है इधर उधर जाती है तब होता है. तो यस जी, प्लीज. शायद अनइंटेंशनली इसमें क्रॉस भी आ गया है पीछे. मैं वो देख चुका हूँ. तो आई नोटिस्ड इट लेटर. यस, राइट. तो चलिए हम 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट क्या है? हम आपके पास 5 के बाद कितने 9 रूल्स बच गए. 9 रूल्स, 5 मिनट्स. आप 5 मिनट्स में कितने रूल्स अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई कर सकते हैं?